301 से आज कंटिन्यू करेंगे। अब पहला क्वेश्चन जो आपके समक्ष ये रहेगा, कौन सा क्षेत्र, स्किन क्लियर है, कौन सा क्षेत्र यस सर। क्रस्ट और मेंटल को अलग करता है, कौन सा क्षेत्र करता है क्रस्ट और मेंटल को अलग? ओके। बिल्कुल ठीक है, मोह, क्या बोलते हैं उसको, मोह बोलते हैं, नहीं, क्या बोलते हैं उसको, मोह बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मोह बोला जाता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे क्या बोलते हैं, मोह। मोह असंबद्धता, जिसको मोह डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है, भू प्रॉपर्टी को मेंटल को अलग करती है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो भू प्रॉपर्टी और मेंटल को कौन अलग करती है, तो भू प्रॉपर्टी किस है, जिसपे हम लोग रहते हैं, क्रस्ट और मेंटल को कौन अलग करती है, मोह। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे मेंटल और क्रोड को कौन अलग करती है, तो मेंटल और क्रोड को अलग करती है उसको गुटेनबर्ग कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सुनेंगे जरा फिर से ध्यान से। मोहो किसे अलग करती है, तो भू प्रॉपर्टी और मेंटल को। ठीक है, शुरू का दो लेयर को। ठीक है, शुरू के जैसे यहाँ यहाँ यहाँ। ठीक है, मान लीजिए इसका नाम मैंने दिया क्रस्ट दिया, ठीक है, इसको दिया मेंटल दिया, ठीक है, इस अंतिम वाला को बात करेंगे, इसको क्रूड दिया। ठीक है, तो इसको क्या अलग करेगा, तो इसको अलग करेगा मोह, और ये दोनों का अलग की बात करेंगे तो इसको गुटेनबर्ग। ठीक है, चलिए बात करें कौन सा उपकरण भूकंप के दौरान सतह पर आने वाली तरंगों को दर्ज करता है। ठीक है, बताइए। मोग्राफ। बिल्कुल ठीक है, सिस्मोग्राफ। ठीक है, क्या बोलेंगे, सिस्मोग्राफ कौन सा उपकरण भूकंप के दौरान सतह पर आने वाली तरंगों को दर्ज करता है, तो क्या बताएंगे, सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ एक ऐसा यंत्र है जो भूकंप की तरंगों की तीव्रता का मापन करता है। इसका पैमाना रिएक्टर होता है। क्या होता है इसका पैमाना, तो इसका पैमाना क्या होता है, रिएक्टर होता है। इसमें भूकंपों की तीव्रता मापने के लिए रिएक्टर स्केल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। भूकंप का कारण क्या होता है, टेक्टोनिक प्लेट का आपस में क्या होता है, खिसकना होता है। सुनामी की उत्पत्ति महासागरीय नितल पे होने वाले ज्वालामुखीय विस्फोट के चलते उत्पन्न भूकंप से होती है। ठीक है, सुनामी का भी कारण क्या होता है, भूकंप ही होता है। ठीक है, बात करेंगे क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर क्या होता है, तो क्रोनोमीटर के द्वारा सटीक समय का मापन किया जाता है। इसको क्या बोलते हैं, तो इसको क्रोनोमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, क्रोनोमीटर बोलते हैं। ठीक है, मैनोमीटर का उपयोग क्यों होता है, बोलते रहिए सभी लोग। क्या होता है, मैनोमीटर का उपयोग क्या होता है, दाब मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी प्लेट सबसे धीमी गति से 2.5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष हलचल करती है, तो कौन सा बोलते हैं, आर्कटिक रीच कहते हैं, उत्तर अमेरिकी प्लेट कहते हैं, मध्य अटलांटिक रीच कहते हैं, या फिर पूर्वी आधार, पूर्वी प्रशांत उभार कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, आर्कटिक रीच कहते हैं। ठीक है, आर्कटिक रीच की बात करेंगे तो सबसे धीमी गति से 2.5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष, मतलब एक वर्ष में मात्र 2.5 सेंटीमीटर ही मतलब क्या होता है, इसमें हलचल होता है। ठीक है, आर्कटिक रीच सबसे धीमी गति से हलचल करने वाले प्लेट है। ठीक है, आर्कटिक रीच 2.5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की गति से हलचल करती है। ठीक है, याद रहेगा ये आर्कटिक रीच। ठीक है, अब आगे चलेंगे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। विश्व के किस महाद्वीप में भारत, चीन तथा जापान स्थित है, तो ये तो आसान प्रश्न बताई देंगे, एशिया में है। ठीक है, ध्यान एशिया। में रखेंगे, भारत, चीन तथा जापान एशिया महाद्वीप में स्थित है। एशिया क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार का सबसे बड़ा देश की बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा, रूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कौन सा देश हो जाएगा, रूस हो जाएगा। एशिया क्षेत्रफल का संसार का भूभाग का कितना प्रतिशत एशिया है, कितना प्रतिशत है, 30%। तो 30%। यूराल पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करता है। ये भी पूछा जाए तो कौन सा पर्वत जो है एशिया को यूरोप से अलग करता है, तो क्या बताएंगे, यूराल युराल। पर्वत जो होता है एशिया को यूरोप से क्या करता है, अलग करता है। अफ्रीका को कौन सा महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, तो क्या बताएंगे, अंध महाद्वीप का। ठीक है, बात करें कौन सा महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसे कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों रेखा गुजरती है, कौन सा महाद्वीप है, अफ्रीका। बिल्कुल अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका संसार का इकलौता महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा दोनों गुजरती है, तीनों गुजरते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बांध झारखंड में स्थित है, कोयना में, मैथन, मेटूर या फिर मतलब सरदार सरोवर, कौन सा बांध है, मैथन वन। ठीक है, मैथन वन की बात करेंगे झारखंड में आपको देखने, कोयना की बात करेंगे महाराष्ट्र में आपको देखने को, मेटूर की बात करेंगे तो आपको कहाँ पे दिखेगा, तमिलनाडु में, फिर कर्नाटक साउथ में ही है। ठीक है, और सरदार सरोवर तो आप लोग जानते हैं गुजरात में आपको दिखेगा। ठीक है, बात करें मैथन बांध झारखंड के धनबाद जिले में किस नदी पे है, मैथन बांध किस नदी पे, क्या बताएंगे, बोलते रहिए, किस नदी पे मैथन बांध, बिल्कुल ध्यान में रखें। मैथन बांध की बात करेंगे तो मैथन बांध आपको बराकर नदी पे आपको देखने को मिलेगा। किस नदी पे देखने को मिलेगा, तो बराकर नदी पे आपको मैथन बांध आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, झारखंड के अन्य बांध की बात करें, चंडीला बांध है, ठीक है, गेटल सड बांध है, ठीक है, पंचतिल बांध है, तिलैया बांध है। ठीक है, तिलैया बांध की बात करेंगे ये आपको झारखंड के कोडरमा में मिलेगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पे, कोयना बांध की बात करें कोयना नदी पे था, मेटूर बांध की बात करें कावेरी नदी पे आपको देखने को मिलता है। ठीक है, सारे बांध इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, बात करें निम्नलिखित में से कौन सा बैराज बांध भारत बांग्लादेश के सीमा पे निकट है, तो कौन सा हो जाएगा, फरक्का।
कौन सा बैराज बांध भारत बांग्लादेश के सीमा पे निकट है? तो फरक्का बैराज। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। फरक्का बैराज की बात करें, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में गंगा नदी पे स्थित है। ठीक है, ध्यान में रखना है। यह बांध की बात करेंगे, भारत और बांग्लादेश के सीमा पे सबसे निकट है। अगर पूछेगा कौन सा बांध की बात करेंगे बांग्लादेश के सीमा से सबसे निकट है, तो क्या बताएगा? फरक्का। ठीक है, किस नदी पे फरक्का बांध है, तो क्या बताएंगे? गंगा नदी, बिल्कुल मुर्शिदाबाद। ध्यान में रखिए, गंगा नदी पे। ठीक है, ध्यान में रखिए। मुर्शिदाबाद जिले में, मुर्शिदाबाद को राजधानी किसने बनाया था? मुर्शिद कुली खान ने बनाया था। क्या बनाया था? मुर्शिद कुली खान ने अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, बात करेंगे दुर्गापुर बांध पश्चिम बंगाल के दामोदर नदी पे स्थित है। ठीक है, मसानजोर बांध केवल झारखंड में मयूराक्षी नदी पे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, किस नदी पे है? मसानजोर बांध, तो झारखंड में मयूराक्षी नदी पे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, किस नदी पे? मयूराक्षी नदी पे। ठीक है, आगे की बात करेंगे, आगे क्या प्रश्न है? ठीक है, भारत में दिहांग नदी को क्या कहा जाता है? भारत में दिहांग किस नदी को कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है। ठीक है, तो दिहांग की बात करेंगे, जब ये जाता है तो मतलब दिहांग नदी। ठीक है, दिहांग नदी को किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र में। जब भारत में प्रवेश कर दिहांग ही रहता है, भारत में प्रवेश के ब्रह्मपुत्र हो जाता है। जब ब्रह्मपुत्र नदी यांगफा दर्रे से भारत या अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो उसे सियांग या दिहांग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो तथा बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बांग्लादेश में? जमुना। धारा से जब संगम करती है तो क्या बनती है? जमुना। सांगपो गंगा की बनेगी। धारा नहीं, जब गंगा की धारा, ठीक है, या ब्रह्मपुत्र की धारा जब आपस में मिलेगी तो मेघना बनेगी। क्या बनेगी? मेघना बनेगी। क्या बनेगी? मेघना बनेगी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान बनाने वाला सिलिकेट खनिजों का एक बड़ा समूह है जो पृथ्वी के भूप्रपट्टी के 50% से अधिक का गठन करता है और व्यापक रूप से कांच और सिरेमिक उद्योगों में उपयोग किया जाता है? क्या हो जाएगा? फेल्डस्पार। क्या बोलते हो? तो फेल्डस्पोर कहते हैं इसको। ठीक है, फेल्डस्पोर चट्टान निर्माणकारी सिलिकेट खनिजों का एक समूह है जो संगठन की दृष्टि से पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम के, ठीक है, एल्यूमिनो सिलिकेट होते हैं। पृथ्वी की सर भूप्रपट्टी का इसको लगभग 50। एक बार और इसको रिपीट कर दीजिए ना, इस वाले क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा चट्टान बनाने वाले सिलिकेट खनिजों का एक बड़ा समूह है जो पृथ्वी की भूप्रपट्टी के 50% से अधिक का गठन करता है? ठीक है, और व्यापक रूप से कांच और सिरेमिक उद्योगों का उपयोग करता है? उसको क्या बोलते हैं? फेल्डस्पोर कहते हैं। क्या बोलते हैं? फेल्डस्पोर कहते हैं। ठीक है, फेल्डस्पोर चट्टान निर्माणकारी सिलिकेट खनिजों का एक समूह है जो संगठन की दृष्टि से पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम के एल्यूमिनो सिलिकेट होते हैं। पृथ्वी की भूप्रपट्टी के लगभग 50% से अधिक भाग जो है फेल्डस्पोर का ही बना है। फेल्डस्पोर का उपयोग कांच के एवं सिरेमिक उद्योग में प्रमुख फ्लक्सिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। भारत में तरसरी कोयला, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड तथा डैश में पाए जाते हैं। क्या बताएंगे? मेघालय में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? मेघालय में पाए जाते हैं। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। भारत में कोयले का विकास दो प्रमुख भूगर्भिक शैल क्रमों में हुआ है। ठीक है, पहला की बात गोंडवाना, दूसरा की बात करें टर्सरी। ठीक है, तो गोंडवाना वाला आपको कहाँ पे मिलेगा? तो गोंडवाना वाला मुख्यतः कोयला दामोदर घाटी, गोदावरी नदी घाटी, सोन नदी घाटी, महानदी घाटी में आपको देखने को मिलेगा। और दूसरा कोयला की बात टर्सरी, कहाँ पे मिलेगा? तो उत्तर पूर्वी राज्यों में मुख्यतः मिलेगा, असम में, अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड, मेघालय में मिलेगा। जबकि बागन नदी घाटी क्षेत्र में जो मुख्यतः आपको मिलेगा, कौन मिलेगा? तो गोंडवाना मिलेगा। ठीक है, जैसे दामोदर नदी घाटी में कौन सा कोयला? तो गोंडवाना लैंड है। दामोदर हो गया, गोदावरी हो गया, सोन हो गया, महानदी हो गया, वर्धा हो गया। जबकि नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो आपको टर्सरी काल का कोयला मिलेगा। गैरत वालों की कोयला जिसे काला सोना भी कहा जाता है, 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, चारों प्रकार आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, एक बार नाम बता दीजिए चारों प्रकार का जल्दी से। कोयला एंथ्रासाइट, कोयला बिटुमिनस, लिग्नाइट। और अंतिम वाला? लिग्नाइट। तो एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट तीनों ना हुआ, 4 प्रकार का होता है ना। पीट। ठीक है, एक क्या होता है? पीट होता है। ठीक है, एंथ्रासाइट होता है, बिटुमिनस होता है, लिग्नाइट होता है, पीट होता है। ठीक है, लिग्नाइट कोयला को कौन सा कोयला बोलते हैं? भूरा कोयला बोलते हैं। ठीक है, ध्यान में रखें, कौन सा बोलते हैं? भूरा कोयला होता है। ठीक है, सबसे निम्न स्तर का कोयला की बात करेंगे, कौन सा होता है? तो पीट कोयला होता है। ठीक है, कौन सा होता है? पीट कोयला। और सबसे उच्च किस्म का कोयला की बात करेंगे तो एंथ्रासाइट कोयला। तो कहाँ से मिलता है एंथ्रासाइट कोयला? जम्मू कश्मीर के सियासी इलाकों से मिलता है। कौन सा? जम्मू कश्मीर के सियासी इलाकों से मिलता है। झरिया चंदपुरा कोयला क्षेत्र राज्य कहाँ पे स्थित है? झरिया और चंद्रपुरा की बात करेंगे तो झारखंड में आपको देखने को मिलेगा। झरिया और चंद्रपुरा कोयला क्षेत्र झारखंड राज्य में स्थित है। झारखंड का झरिया भारत का सबसे बड़ा कोयला खनन क्षेत्र है। ठीक है, झारखंड के अन्य कोयला क्षेत्र के चंद्रपुरा, बोकारो, गिरिडीह, रामगढ़ और कर्णपुरा है।
कोयले को जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करेंगे तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु राज्यों में जल उपयोग बहुत ज्यादा है, ठीक है। किससे जल उपयोग होता है? तो भूमि, ठीक है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु राज्यों में भूमि जल उपयोग बहुत ज्यादा है, ठीक है। क्यों है? तो पृथ्वी की सतह के नीचे चट्टान और मिट्टी के छिद्रों के साथ साथ चट्टानी संरचनाओं की दरारों में मौजूद जल भूमिगत जल कहलाता है। भूमिगत जल का बड़ा हिस्सा नलकूपों और पंपों की मदद से कृषि के लिए उपयोग किया जाता है, मतलब जमीन से निकालते हैं, ठीक है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तथा तमिलनाडु राज्यों में इस भूमिगत जल उपयोगिता बहुत अधिक है, ठीक है। इसको आप लोग क्या करेंगे? ध्यान में रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ फसल का एक उदाहरण है? तो खरीफ फसल का उदाहरण की बात की कपास, ठीक है। जबकि चना, मटर, गेहूं की बात करेंगे, सारे के सारे किसके फसल है? तो सारे के सारे रबी के फसल है मित्रों, ठीक है। कपास एक खरीफ फसल है, जबकि गेहूं, चना और मटर की बात करेंगे कौन सी फसल है? तो रबी की फसल है। ये सारे फैक्ट को आपको क्या रखना है? याद रखना है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। याद रहेंगे, बोलेंगे तो नहीं। चलिए आगे की बात करेंगे, आगे क्या प्रश्न है तो उसको भी जरा देखते हैं, ठीक है। कपास की खेती मुख्यतः पंजाब, हरियाणा, ठीक है। कपास की खेती मुख्यतः पंजाब, महाराष्ट्र हरियाणा, हो जाएगा। गलत है ये, ठीक है। कपास की खेती नहीं, महाराष्ट्र ठीक हो है। जाएगा सर। महाराष्ट्र में गलत है, ठीक है। बेल्स घाट का मैदान कहाँ संबंधित है? ध्यान रखें, बेल्स पहला गलती मिला इस किताब में, ठीक है। यही किताब को हमको अच्छा इसलिए लगा, अभी तक जितना किताब पढ़ा था उसमें हर पेज में एक ना कुछ मिल जाता, लेकिन इस किताब को अगर आप लोग भी पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट गलती मिला है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बात करेंगे तो बेल्ट घास कहाँ से संबंधित है, बताएंगे कहाँ से संबंधित है? बेल्ट का घास का मैदान कहाँ पे मिलता है? तो अफ्रीका में। कहाँ पे मिलता है? अफ्रीका, ठीक। अफ्रीका में, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक। क्या होता है? तो बेल्ट शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है जो दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। डाउन ऑस्ट्रेलिया में आपको देखने को मिलता है जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मिलल। वेल्स की बात करेंगे तो कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय है। डाउन्स की बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया में, ये भी शीतोष्ण कटिबंधीय है। पेरी की बात करेंगे तो नॉर्थ अमेरिका में मिलेगा, ठीक है। पंपास की बात करें अर्जेंटीना में मिलेगा। साथ करके मतलब साउथ अमेरिका में, उरुग्वे, ब्राजील में भी पाया जाना वाला शीतोष्ण कटिबंधीय। तो अगर पूछेगा पेरी, डाउन्स, वेल्स में क्या समानता है? तो सारे के सारे कैसे हैं? तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। आगे चलेंगे, ढीठ लकड़ी के पेड़ जैसे साल, टीक, नीम और शीशम जिन्हें फर्नीचर, परिवहन और निर्माण कार्यों के लिए उपयोग किया किन जंगलों में पाया जाता है? ठीक है, बताइए। शीतोष्ण पर्णपाती, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती, शंकुधारी या फिर भूमध्य सागरीय? तो ये मिलता है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन में लकड़ी मिलता है, जो कि मुख्यतः किस लिए प्रयोग? फर्नीचर के लिए, ठीक है। साल हो गया, टीक हो गया, नीम हो गया, शीशम हो गया, इसे फर्नीचर के लकड़ी इनसे बनते हैं, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन वहां पाए जाते हैं जहां से वर्षा 70 से लेकर 200 सेंटीमीटर के मध्य होती है, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों के प्रमुख वृक्ष की बात करेंगे, आम है, साल है, सागौन है, चंदन है, शीम है, शीशम है, महुआ है, आंवला है, सहतूत है, कुसुम है। ये सारे के सारे आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, ठीक है, भारत में मुख्यतः पश्चिमी घाट में, पूर्वी तटीय मैदानों में, हिमालय की तलहटी आदि में पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों के प्रमुख लकड़ी कौन है? तेंदु है, ठीक है, पलास है, अमलतास, बेर, खैर आदि। तेंदु से क्या बनता है? तेंदु से भोज पत्ता। अरे बीड़ी बनता है तेंदु से। बीड़ी 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 सर। बीड़ी नहीं पिए क्या अभी आप लोग? ठीक है, उसी से बनता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ठीक है। ठीक है, तेंदू के पत्ता से भी बनता है, ठीक है। तेंदू के पत्ता को जानते हैं? कौन ना कौन सरकार 4,000 रुपया दे रही है एक बोरा तेंदू के पत्ता को? राजस्थान ने घोषित किया था क्या? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश सर। तेंदू के पत्ता को 4,000 रुपया देगी। मतलब सरकार भी बीड़ी सप्लाई करवाएगी। और भी काम होता होगा, लेकिन बीड़ी मुख्यतः नहीं बीड़ी पिए इसी हैं से क्या? बनता है। बताइए। गांव देहात में मतलब जितना भी लोग से, बुजुर्ग लोग से मिलेंगे ना, तो उनसे कोई ना कोई भूत जो होता है ना, बीड़ी मांग के पिया हुआ रहता है, ठीक है। कहानी जरूर सुनाएंगे, ठीक है। जरूर जरूर मिले होंगे, पूछिएगा उनसे, तो उनसे मांगा रहता है, कोई कोई चुड़ैल या फिर भूत उनसे बीड़ी जरूर मांगा हुआ रहता है, ठीक है। शुष्क वन अनुसंधान संस्था कहाँ पे स्थित है? शुष्क वन अनुसंधान संस्था कहाँ पे स्थित है, बताइए। ये आपको ध्यान रखें, जोधपुर में, ठीक है। कहाँ पे? जोधपुर में, ठीक है। जोधपुर की बात करें, राजस्थान में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। जोधपुर, जोधपुर को कौन सा सिटी है? ठीक है, मूनलाइट सिटी बोलते हैं, सनलाइट सिटी बोलते हैं, फिर सीधे सन सिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जोधपुर को? सन सिटी के नाम से जोधपुर को जाना जाता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ठीक है। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर राजस्थान में स्थित है। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद तथा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी देहरादून में आपको स्थित है, ठीक है। भारतीय वन प्रबंधन संस्था मध्य प्रदेश के भोपाल में आपको स्थित आपको देखने को मिलता है, ठीक है। कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर भारत में 3 राज्यों से संरक्षित क्षेत्र है? ये गंभीर रूप से संकटग्रस्त घड़ियाल, लाल कलगी वाला कछुआ, संकटग्रस्त गंगा नदी डॉल्फिन के लिए भी प्रसिद्ध है। ऑप्शन इसका छिपता नहीं है, ठीक है, बताइए कौन सा होगा।
बताइए। डांडेली, चिन्नार, चंबल, ठीक है, आपको तो पता चल जाएगा, ठीक है, चंबल, ठीक, घड़ियाल से ही पता चला गया होगा, ठीक है, कौन सा चंबल है, ठीक है। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश और राजस्थान के ट्राई जंक्शन पे स्थित, याद रखिएगा, ठीक है, ट्राई जंक्शन पे, ठीक है, किस किस के ट्राई जंक्शन पे है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के ट्राई जंक्शन पे स्थित है, ठीक है, ध्यान रखो, चंबल नदी के किनारे स्थित है, ठीक है, ध्यान में क्यों पर स्थित है ये? इस अभ्यारण्य को राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभ्यारण्य भी कहा जाता है। ये गंभीर रूप से संकटग्रस्त घड़ियाल, लाल मुकुट या फिर बात करें लाल कलगी वाले कछुए, ठीक है, गंगा डॉल्फिन और सुरक्षा के लिए बनाया गया है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो ट्राइजक्शन पे स्थित है ये, क्या नाम है इसका? राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, ठीक है। कौन कौन राज्य? तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। एक डोकलाम एक जगह है, ठीक है, वो भी ट्राइजक्शन पे स्थित है। किसके किसके पीछे डोकलाम विवाद था? वो भी ट्राइजक्शन पे है, ठीक है तो भूटान का हिस्सा, लेकिन भारत, चीन और मतलब भूटान पे, वो भी ट्राइजक्शन पे स्थित है डोकलाम, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ट्राइजक्शन से याद आ रहा था तो बता दिया। निम्नलिखित में से कौन ओडिशा में स्थित नहीं है? ठीक है, महानदी, मयूरभंज, सोनीपत, या फिर संबलपुर हाथी रिजर्व, ठीक है, सोनित, ठीक है, सोनितपुर हाथी रिजर्व जो है आपको उड़ीसा में आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो कहाँ देखने को मिलेगा? तो ये असम में है। कहाँ पे? ये आपको सोनितपुर कहाँ पे? असम में है, ठीक है। 2017 की जनगणना के तहत कर्नाटक राज्य में हाथियों की संख्या सबसे ज्यादा थी, ठीक है। अगर पूछेंगे 2017 की जनगणना के हाथी जनगणना जो हुआ था, ठीक है, उसमें कर्नाटक में हाथी की जनसंख्या सबसे। प्रोजेक्ट एलिफेंट का शुरुआत कब हुआ था? प्रोजेक्ट एलिफेंट क्या बताएंगे? 1990 92 में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इस बार 30 साल पूरा हुआ है 2020 में, ठीक है। 2022 में कितना साल पूरा हुआ? 30 साल पूरा हुआ प्रोजेक्ट एलिफेंट को, ठीक है। इसी के लिए असम के काजीरंगा में गई थी ना, क्या नाम है इनका, इसी सेलिब्रेट करने के लिए राष्ट्रपति जी, ठीक है। हाथियों की संख्या के मामले में दूसरा स्थान असम का है। संबलपुर हाथी रिजर्व, महानदी हाथी रिजर्व तथा मयूरभंज हाथी रिजर्व उड़ीसा में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। बात करें निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उड़ीसा के साथ सीमा साझा नहीं करता है? ठीक है, तो बिहार का सीमा उड़ीसा के साथ नहीं लगता। बल्कि छत्तीसगढ़ की बात करेंगे, झारखंड की बात करेंगे, तो पश्चिम बंगाल की बात करेंगे, तो उड़ीसा के साथ ये सारे के सारे राज्यों का क्या लगता है? सीमा लगता है। आप इसे याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करेंगे उड़ीसा की, बात करेंगे उड़ीसा के साथ क्या लगता है? 4 राज्यों का सीमा मुख्यतः आपको लगता है। किसका किसका लगता है उड़ीसा के साथ सीमा? झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। बिल्कुल, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो बात करेंगे उड़ीसा के साथ 4 राज्यों का सीमा लगता है, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से सीमा लगता है। बिहार का सीमा उड़ीसा से नहीं लगती है, आप इसे याद रखिएगा, ठीक है। पूर्व में भारत की सीमा किन देशों के साथ लगती है? पूर्व में भारत की सीमा किन देशों के साथ लगती है? पूरब की बात हो रही है, तो पूरब में भारत की सीमा म्यांमार और बांग्लादेश के साथ पूरब में भारत का सीमा लगता है। जबकि भूटान के साथ बात करेंगे तो उत्तर में, नेपाल के साथ उत्तर में, चीन के साथ भी, ठीक है, उत्तर में ही लगेगा, ठीक है। अफगानिस्तान के साथ तो इसका सीमा लगता है, क्या नाम है इसका, लद्दाख का। पाकिस्तान के साथ पश्चिम में हमारा सीमा लगता है, ठीक है। पूरब में भारत की सीमा म्यांमार और बांग्लादेश से लगती है, ठीक है, आप इसको ध्यान में रखना है। पूरब से याद है, पूर्व की प्रहरी किसे कहते हैं? पूर्व की प्रहरी, पूर्व का प्रहरी किसे कहते हैं? अहमदाबाद है कि कौन सी ऑप्शन को कहा जाता है, किसे कहा जाता है? इंडियन बोर्ड ऑफ प्रहरी कहते हैं, ठीक है, ध्यान में रखें, पूर्व का प्रहरी, ठीक है। और स्थापना कब हुआ था? 1863 क्या? नहीं सर, 1962। 1863 में किसका स्थापना हुआ था? 1835 में असम राइफल था सर। अच्छा, 35 में, सॉरी सॉरी सॉरी, इसका 1962 है। अच्छा हाँ, चीन ईट के बाद हुआ था ना, हाँ ठीक ठीक ठीक, चलिए ठीक है। म्यांमार की सीमा की बात करें, 4 भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम राज्यों से स्पर्श करती है। बांग्लादेश की सीमा की बात करें, 5 राज्यों से, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और पश्चिम बंगाल को स्पर्श करती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। थार रेगिस्तान जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है, ठीक है, देश के पहाड़ी पश्चिमी सिरे पे स्थित है। अरावली, जवारी, सेवरॉय, ठीक है, तो कहाँ पे मिलेगा? अरावली, राजस्थान में होता है, ठीक है। इसे थार रेगिस्तान को पाकिस्तान में चोलिस्तान के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? चोलिस्तान के नाम से जानते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, पाकिस्तान में, ठीक है। बात करेंगे थार रेगिस्तान, थार मरुस्थल भारत और पाकिस्तान के बीच प्राकृतिक सीमा बनाता है। भारत इस मरुस्थल का अधिकांश भाग राजस्थान में स्थित है, ठीक है। थार रेगिस्तान को द ग्रेट इंडियन डिजर्ट भी कहा जाता है। यह मरुस्थल अरावली पहाड़ी के पश्चिमी सिरे पर है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी की बात करें, गुरु शिखर है, जो कि कहाँ पे? माउंट आबू पे स्थित है। अरावली से दिल्ली के निकट से शुरू होती है, अरावली से दिल्ली के निकट शुरू होती है, हरियाणा राजस्थान से गुजरने के बाद गुजरात में जाकर समाप्त हो जाती है। 4 राज्यों में अरावली की श्रेणी मिलेगी, दिल्ली में, हरियाणा में, राजस्थान में, गुजरात में, ठीक है। प्रधानमंत्री की नहीं, राष्ट्रपति के आवास की बात करेंगे,
राष्ट्रपति भवन की बात करें, रायसीना हिल्स जो है वो अरावली पहाड़ी पे ही है, ठीक है। रायसीना हिल्स याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। हाँ ठीक है। अब देखेंगे भी राष्ट्रपति आवास के देखेंगे ना, थोड़ा सी जैसे दूर की तरफ जाएंगे ना, थोड़ा लगेगा ना सब थोड़ा ऊंचाई पे चढ़ रहा है, ठीक है। अगर आप लोग चढ़े हुएगा ना तो पहाड़ी को काट के बनाया गया, ठीक है। थोड़ा लगेगा जैसे हम लोग क्या है ना, हाइट पे चढ़ रहे हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आगे की बात करेंगे तो आप कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, ठीक है। तो म्यांमार के साथ कौन सा राज्य अपना सीमा साझा नहीं करता? सिक्किम नहीं करता। कौन सा नहीं करता है? सिक्किम नहीं करता। भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम म्यांमार देश के साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक है। तो कौन कौन करता है म्यांमार के साथ? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है। जबकि सिक्किम नहीं करता है, ठीक है। सिक्किम राज्य म्यांमार देश के साथ सीमा साझा नहीं करता। सिक्किम किसके साथ करता है? तो सिक्किम आपका चीन के साथ करता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मध्य प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो मध्य प्रदेश के साथ उड़ीसा जो है अपनी सीमा साझा नहीं करता। मध्य प्रदेश से सीमा साझा करने वाले राज्य उत्तर प्रदेश के राज्य की उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है, गुजरात है और राजस्थान है, ठीक है, ध्यान में रखना है। बात करेंगे आगे क्या प्रश्न है वो भी देखेंगे, ठीक है, बताना है आपको। उड़ीसा राज्य की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है। मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा बाघ पाए जाते हैं, इसीलिए इसे बाघ राज्य भी कहा जाता है। दूसरे नंबर पे सबसे अधिक बाघों की संख्या किस राज्य में? दूसरे नंबर पे पहला मध्य प्रदेश, दूसरा ठीक है। कर्नाटक। भारत पहला में मध्य सबसे प्रदेश, बड़ी दूसरा हीरे की, कर्नाटक। हाँ बिल्कुल, भारत में सबसे बड़ी हीरे की खान की बात करें जिसको पन्ना खान की बोलते हो, मध्य प्रदेश में ही आपको देखने को मिलता है, ठीक है। सिलेट किस प्रकार का चट्टान है? तो बात करें सिलेट की, बात करेंगे रूपांतरित चट्टान है। कैसा चट्टान है सिलेट? रूपांतरित चट्टान है, इसको आपको ध्यान में रखना है। सिलेट निम्न श्रेणी की रूपांतरित चट्टान होती है। रूपांतरित चट्टान सिलेट का निर्माण, ठीक है, मड स्टोन या फिर सेल में ताप तथा दाब परिवर्तन के चलते होने वाला रूपांतरण या फिर क्यांतन से होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कुमायूं हिमालय किन दो नदियों के बीच में है? ठीक है, ध्यान में, किन दो नदियों के बीच में कुमायूं हिमालय? सतलज और काली नदी। सतलुज और काली के बीच में आपको देखने को मिलता है कुमायूं हिमालय, आपको देखने को मिलता है, ठीक है। सतलुज नदी से लेकर काली नदी तक लगभग 320 किलोमीटर का हिस्सा जो है वो कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है, ठीक है। किसने? सतलज और काली नदी, ठीक है। सिंधु और सतलुज नदी के बीच लगभग 560 किलोमीटर का हिमालय को पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो सिंधु और सतलज के बीच में पंजाब हिमालय, ठीक है। सतलज से लेकर काली के बीच में मतलब कौन सा? तो कुमायूं हिमालय, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और सिंधु और सतलज के बीच में पंजाब हिमालय। काली और तिस्ता के बीच में लगभग, ठीक है, बात की काली और तिस्ता नदी के बीच में लगभग 800 किलोमीटर तक फैले हिमालय को नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो काली और तिस्ता के बीच में कौन? काली और तिस्ता के बीच में कौन सा? नेपाल हिमालय, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी इसी भाग में दिखाई मिलती है, नेपाल हिमालय में आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तिस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक लगभग 750 किलोमीटर की लंबाई फैले हिमालय को असम हिमालय कहते हैं, ठीक है, असम हिमालय कहते हैं, ठीक है। अब आगे बात करेंगे तो तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र के बीच में कौन सा हिमालय है? बताते जाइए आप लोग। तीस्ता से ब्रह्मपुत्र के बीच में तीस्ता के बीच में नेपाल। बोलिए। काली तिस्ता, नेपाल हिमालय, ठीक है, ध्यान रखें, नेपाल हिमालय, ठीक है। पता सिंधु और सतलज के बीच में कौन सा हिमालय? तो क्या बताएंगे? हिमालय। सिंधु से पंजाब। सतलज नदी से लेकर काली के बीच में कौन सा हिमालय है? कुमायूं। कुमायूं हिमालय, ठीक है, ध्यान में, सतलज और काली के बीच में कुमायूं हिमालय है। सिंधु और सतलज के बीच में पंजाब हिमालय है। काली और तीस्ता के बीच में बात करेंगे तो नेपाल हिमालय है। तीस्ता से लेकर मतलब ब्रह्मपुत्र के बीच में बात करेंगे तो असम हिमालय, ठीक है। कौन सा पर्वत? ठीक है, ध्यान रखेंगे, पता ना आपको, ठीक है। कौन सा पर्वत विशाल पिरामिड की तरह जिसका शिखर क्षेत्र चपटा है, जिसके 2 शिखर है, ठीक है, बताइए कौन सा पर्वत हो जाएगा? करवाइए तो सर, ये टीचर को थोड़ा, ये ठीक है। ध्यान में रखेंगे सतलज नदी से लेकर काली नदी तक, ठीक है, ध्यान में रखें, सतलज से लेकर काली तक कौन सा हिमालय है? कुमायूं हिमालय, ठीक है, ध्यान रखें। सतलज से लेकर काली तक कौन सा हिमालय? कुमायूं हिमालय, ठीक। काली नदी किस राज्य में बहती है? ठीक है, काली नदी किस राज्य में बहती है? उत्तराखंड में बहती है, उत्तराखंड में है ना, काली नदी विवाद भी है, ठीक है। तो ये आपको उत्तराखंड कुमायूं ध्यान में रखे, काली से कुमायूं याद रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं सिंधु और सतलज। सिंधु सतलज नदी की बात करेंगे, किस राज्य में बहती है? पंजाब में बहती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब आते हैं, ठीक है, काली और तीस्ता नदी, ठीक है, काली और तीस्ता नदी, ठीक है। यहाँ पे काली और तीस्ता से आपको ध्यान में रखना है, ये आपको नेपाल में होगा, ठीक है, ध्यान में, क्या होगा? नेपाल में होगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। काली नदी विवाद भी है, ठीक है, नेपाल के साथ है, ठीक है। उसके बाद आते हैं तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र तक। तीस्ता और ब्रह्मपुत्र दोनों को दोनों किस राज्य में बहती है? असम में बहती है, ठीक है, इसलिए उसको असम हिमालय कहते हैं, ठीक है, दोनों नदी असम की है।
तो ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है। दूसरा तीस्ता ब्रह्मपुत्रा, तीस्ता जो है ब्रह्मपुत्रा का सहायक नदी भी है, ये भी आपको ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से रिपीट कर देना, सतलज से लेके काली, काली को कुमायूं हिमालय, ठीक है, ध्यान में रखेंगे कुमायूं से। उसके बाद सिंधु और सतलज की बात करेंगे तो सिंधु और सतलज पंजाब में बहती है, इसलिए पंजाब हिमालय। काली और तीस्ता की बात करेंगे तो ये नेपाल है, ठीक है, काली तीस्ता यही केवल थोड़ा अलग रहेगा, बाकी सब जो राज्य में बहती है वही राज्य की नदी भी है। वो भी जैसे सिंधु और सतलज पंजाब में ही है, इस सतलज और काली की बात के कुमायूं करके चलिएगा, ठीक है, काली तीस्ता नेपाल करके चलिएगा। और तीस्ता से लेकर ब्रह्मपुत्र तक असम हिमालय, ये तो सबसे आसान है। अब बात करें इनमें से सबसे ज्यादा लंबी कौन है, ठीक है, तो सतलज से लेकर काली तक कुमायूं का 320 है, सिंधु से सतलज के पंजाब का 560 है, काली और तीस्ता 800 किलोमीटर की सबसे लंबी है, ठीक है। नेपाल हिमालय की बात करेंगे सबसे लंबी। अगर पूछेगा हिमालय की सबसे ऊंची चोटी किस में मिलेगी, तो अभी आपको किस में मिलेगी, तो नेपाल हिमालय में आपको हिमालय की सबसे ऊंची चोटी भी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, ध्यान में रखना है, याद रखना आपको। उसके बाद बात करेंगे तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र तक के, असम हिमालय के नाम से जानते हैं। तीस्ता और ब्रह्मपुत्र दोनों का दोनों असम में ही बहती है, एक दूसरे की सहायक नदी भी है, ठीक है। तीस्ता जो है असम की सहायक नदी है। चलिए, तो आई थिंक इसे याद हो गया होगा। और अरुणाचल प्रदेश किस में आएंगे, तो असम हिमालय में आ जाएंगे। असम हिमालय पूर्वी हिमालय के नाम से भी प्रसिद्ध होता है, क्योंकि पूरब में है, ठीक है। कौन सा भारतीय पर्वत विशाल पिरामिड की तरह है, जिसका शिखर क्षेत्र चपटा है और जिसके 2 शिखर है, ठीक है। इसका आंसर कामेत हो जाएगा। ये कामेत, कामेत कहाँ पे मिलेगा, तो कामेत आपको उत्तराखंड में मिलेगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। कहाँ पे मिलेगा कामेत, उत्तर। कामेत की बात करेंगे, नंदा देवी की बात करेंगे, तो सारे के सारे कहाँ पे मिलेंगे, उत्तराखंड में मिलेंगे, ठीक है। यह पर्वत विशालकाय पिरामिड की तरह दिखाई पड़ता है। इसका एक समतल शिखर तथा 2 क्या है, चोटी है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत भारत में लद्दाख के सियाचिन क्षेत्र के पास है, तो पता है केटू, तो पता हो जाएगा सियाचिन क्षेत्र के पास है, ठीक है। पीओके में पड़ता है एक्चुअली में केटू। केटू पर्वत लद्दाख के सियाचिन क्षेत्र में काराकोरम श्रेणी की उप श्रेणी, ठीक है। सालतोरे पर्वत श्रेणी की एक चोटी है, किसका है, सालतोरे, सालतोरे का, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर उत्तरी लद्दाख में काराकोरम में स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर का अधिकांश भाग एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल, जो कि भारत और पाकिस्तान के मध्य विवादित क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। तो लाइन ऑफ कंट्रोल भारत और पाकिस्तान के बीच में है, लेकिन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात करेंगे, जिसको एलएसी के नाम से जानते हैं, तो वो मतलब किसके बीच में है, तो एलएसी की बात करेंगे तो चीन के साथ है। किसके साथ, एलएसी, तो एलएसी की बात करेंगे चीन के साथ है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बात करते आगे, कंचनजंगा पर्वत भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, इसको बर्फ के 5 खजाने के नाम से भी जाना जाता है। अब आते हैं किरात चूली पर्वत। किरात चूली पर्वत की बात भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है, ठीक है, तंबू चोटी के नाम से भी जानते हैं। काबरू पर्वत की बात करेंगे, काबरू पर्वत भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है, एक हिमालयी पर्वत है काबरू, तो काबरू भी भारत नेपाल। किरात की बात करेंगे तो वो भी मतलब भारत नेपाल। कंचनजंगा की बात करेंगे, ये भी आपको भारत नेपाल पे आपको देखने को मिलेगा, मुख्यतः भारत के सिक्किम राज्य में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे, बोर्रा गुफा बात करेंगे। बोर्रा गुफा भारत के पूर्वी तट पर निम्न से किन पहाड़ियों में स्थित है, बोर्रा गुफा की बात करेंगे। क्या बताएंगे बोर्रा गुफा, तो बोर्रा गुफा की बात करें, नल्ला मलाई, कोरसेल पहाड़ी, नागरी पहाड़ी, अनंतगिरी पहाड़ी। तो बोर्रा गुफा की बात करेंगे तो पूर्वी तट पर निम्न से किस पहाड़ी में स्थित है, अनंतगिरी। कहां पे मिलेगा ये, तो बोर्रा गुफा आपको आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम की अनंतगिरी पहाड़ी पे स्थित है, ठीक है। इन्हें बोरला गुहालू भी कहा जाता है। बोरा गुफाओं को भारत में सबसे पहले गुफाओं में से एक माना जाता है। नागरी हिल्स की बात करेंगे तो नागरी हिल्स भी आपको आंध्र प्रदेश में ही आपको देखने को मिलता है, ठीक है। हॉर्सले हिल्स की बात करेंगे तो हॉर्सले हिल्स ये भी आपको आंध्र प्रदेश में चित्तूर जिला में है। नल्लामला हिल्स की बात करेंगे तो ये भी आपको आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में फैली हुई आपको नल्लामला या फिर नल्लामलाई आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ठीक है, ध्यान में रखना। तो नल्लामला हिल्स, हॉर्सले हिल्स, नागरी हिल्स आंध्र प्रदेश ही है। बोर्रा गुफा की बात करेंगे तो ये भी आपको आंध्र प्रदेश के यहाँ पे मिलेगा, विशाखापट्टनम, जो कि अनंतगिरी पहाड़ी पे स्थित है। आगे की बात करें, आगे क्या प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी पहाड़ी दर्रे के संदर्भ में सही है, तो कौन सी जोड़ी की बात करेंगे पहाड़ी दर्रे के संदर्भ में सही, जरा इसको देखेंगे हम लोग। रोहतांग की बात करें सिक्किम में गलत है, ठीक है, पहला ही गलत है। नाथुला की बात करेंगे ये भी गलत है। बोमडीला की बात करेंगे ये भी गलत है। जबकि लिपुलेख की बात करेंगे सही। गलत क्यों हो गया, तो रोहतांग आपको हिमाचल में पड़ेगा, नाथुला की बात करें सिक्किम में पड़ेगा, बोमडीला की बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में पड़ेगा, ठीक है, आप इसे याद रखें। जबकि लिपुलेख दर्रा की बात करें उत्तराखंड की कुमायूं श्रेणी की स्थित है। इस दर्रे को ट्राई कॉर्नर भी कहा जाता है, क्योंकि भारत, चीन और नेपाल के मध्य आपको देखने को मिलता है, ठीक है। यह परिस्थित अंतरराष्ट्रीय पर्वत है, ठीक है। लिपुलेख दर्रा क्या अंतरराष्ट्रीय पर्वत है, कि कोई ट्राई जंक्शन पे स्थित है। किसके किसके ट्राई जंक्शन पे है, तो भारत, चीन और नेपाल। रोहतांग दर्रा की बात करें हिमाचल प्रदेश, नाथुला की बात करें सिक्किम में, बोमडीला की बात करेंगे तो मुख्यतः आपको अरुणाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। यमुना सतलज के बीच में एकमात्र ऐसी नदी है, पौराणिक सरस्वती नदी वर्तमान में उत्तराधिकारी में, तो घग्गर नदी हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। घग्गर नदी जो है ध्यान में रखिएगा,
किसका उत्तराधिकारी है? सरस्वती नदी का उत्तराधिकारी नदी माना जाता है, ठीक है। घग्गर नदी उत्तरी पश्चिमी हिमाचल प्रदेश में शिवालिक रेंज से निकलती है और यमुना और सतलज के बीच मतलब बहती है। पौराणिक सरस्वती नदी को वर्तमान में घग्गर घग्गर हकरा नदी प्रणाली के रूप में जाना जाता है। घग्गर हकरा नदी भारत और पाकिस्तान में मानसून के समय बहने वाली मौसमी नदी है। इस नदी को भारत में ओट बैराज को पहले घग्गर कहा जाता था। इस ओट्टी बैराज के नीचे की तरफ इसे हकरा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अगर पूछेगा सरस्वती नदी की उत्तराधिकारी नदी कौन है, तो ध्यान में रखिएगा क्या बताएंगे? घग्गर नदी ही होगा, ठीक है। आई होप समझ में आ रही होगी चीजें। आगे क्वेश्चन देखिए, बरिंद के मैदान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आप लोग भी बोल सकते हैं, ठीक है। बरिंद की मैदान की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ध्यान रखें किस राज्य में है, तो आपको पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा। बरिंद के मैदान भारत के, ठीक है, पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। यह मैदान पुरानी जलोढ़ से निर्मित है और उष्णकटिबंधीय उप आर्द्र क्षेत्र में स्थित है। आगे देखेंगे, भारत में कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे युवा है? तो सबसे युवा की बात करें हिमालय, ठीक है। क्या हो जाएगा? हिमालय हो जाएगा, ठीक है। हिमालय श्रृंखला की बात करेंगे, भारत का युवा पर्वत का एग्जाम्पल है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे कैसा पर्वत है, तो बलित पर्वत है, फोल्ड माउंटेन है, ठीक है। ध्यान में रखें। आगे देखेंगे, हिमालय श्रृंखला एक नवीन या युवा पर्वत है। हिमालय उत्तर पश्चिम में जम्मू कश्मीर से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। हिमालय पर्वत श्रृंखला की चोटी माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि आपको कहाँ नेपाल में आपको देखने को मिलेगा। 8,848 मीटर की ऊंचाई है इसकी, ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी खारी मिट्टी नहीं है? केलिया, कल्लर, राकर, रे। ध्यान में, केलिया जो है इसमें से खारी मिट्टी नहीं है, ध्यान में रखेंगे। जब उपजाऊ जलोढ़ मृदा अतिरिक्त सिंचाई के कारण अनुर्वर लवणीय मृदा में परिवर्तित हो जाती है, इसे खारी या फिर लवणीय मृदा को स्थानीय तौर पर रे, ऊसर या फिर राकर या फिर कलर नाम से जाना जाता है, कलर के नाम से जाना जाता है। मतलब अत्यधिक सिंचाई के कारण मतलब क्या हो जाती है? अनुपजाऊ हो जाती है। लवणीय और खारी मिट्टी का विकास शुष्क एवं अर्ध शुष्क जलवायु क्षेत्रों में जलाक्रांता एवं अनूप क्षेत्र में होता है। केलिया खारी मिट्टी नहीं है, ठीक है। जबकि उपयुक्त विकल्पों में दी गई अन्य मिट्टी की बात करेंगे तो सारे के सारे खारी मिट्टी है। तो बात करें राकर की बात करेंगे, रेह की बात करें, कलर की बात करेंगे, क्या ये सारे के सारे मतलब क्या है? खारी मिट्टी है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। गोदावरी नदी की अनुमानित लंबाई की बात करें कितनी है, तो 1400 समथिंग लेता है, ठीक है। 1500 किलोमीटर मान 1465 है सर, ठीक है। प्रादीपीय नदी, ठीक है, प्रादीपीय नदी भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी, जिसकी ऊंचाई की बात करेंगे, ऊंचाई बोल रहे हैं, ठीक है। लंबाई की बात करेंगे 1500 किलोमीटर है। कहां से निकलती है? नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है ये नदी, आपको याद रखना होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। प्रादीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी की बात करें गोदावरी है, ठीक है। दक्षिण की गंगा या फिर क्या बोलते हैं इसको, दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, फिर दक्षिण गंगा कहते हैं गोदावरी को। दक्षिण भारत की गंगा या फिर दक्षिण गंगा? दक्षिण भारत की गंगा। दक्षिण गंगा के नाम से गोदावरी का, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को बोलते हैं, ठीक है। ठीक है। एक आप लोग के किताब में था, सखे वो कहो कौन सा दो जो सब देशों का सिरमौर, पढ़े हुए आप लोग? नहीं पढ़े हुए? 5 में था क्या? 5 क्लास में? 5वां क्लास में था ये। हाँ। सखे वो कहो कौन सा दे जो सब देशों का सिरमौर, जिसमें क्या क्या बोलते थे उसको, बहुत अच्छा कविता था। पहला ही किसी 5वां क्लास के पहला ही में था, ठीक है। उसमें गोदावरी का भी चर्चा। अलकनंदा और पिंडारी नदियों का संगम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये आपको कर्णप्रयाग से निकलती है, ठीक है। ध्यान रखिए, अलकनंदा और पिंडारी नदियों का संगम स्थल की बात करें कहाँ पे? कर्णप्रयाग, ठीक है। अलकनंदा और पिंडारी नदियों का संगम की बात के कर्णप्रयाग में होता है। जबकि अलकनंदा और धौली गंगा विष्णुप्रयाग में, ठीक है। मंदाकिनी नदी अलकनंदा से कहाँ पे मिलती है? रुद्रप्रयाग में मिलती है और यहीं पे गंगा बन जाती है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखें क्या होगा, तो अलकनंदा और पिंडारी कर्णप्रयाग, ध्यान रखें। पिंडारी कौन सा? पिंडारी, ठीक है। पिंडारी एक जनजाति भी था। अलकनंदा और पिंडारी कहाँ पे? कर्णप्रयाग में। अलकनंदा और धौली गंगा विष्णुप्रयाग में, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। मंदाकिनी और अलकनंदा की बात करें रुद्रप्रयाग में, ठीक है। मंदाकिनी और अलकनंदा की बात करेंगे रुद्रप्रयाग में, ठीक है। ध्यान में रखना है, याद रहेगा, भूल जाएंगे, जिसमें एग्जाम में पूछता है इसलिए रिपीट करना। मंदाकिनी, अलकनंदा, रुद्रप्रयाग, याद कैसे करवाऊं यार? मंदाकिनी इनको बोलते थे ना, क्या नाम है इनका, पार्वती माता को बोलते हैं क्या मंदाकिनी, ठीक है। तो भगवान शिव से याद रख सकते हैं। अलकनंदा धौली गंगा, ठीक है। विष्णु भगवान से याद रख सकते हैं, धौली गंगा से विष्णु भगवान को याद रखिए, ठीक है। पिंडारी, ठीक है, पिंडारी की बात करें अलकनंदा, ठीक है। कर्ण से कर्ण प्रयाग याद रखिए, नंदा से नंदा, ठीक है। इसे आपको कर्ण प्रयाग याद रखना पड़ेगा, किसी भी तरह से याद रखिए, लेकिन प्रश्न पूछा जाता है इसलिए बोल रहा हूं, ठीक है। पूछेगा इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है,
ठीक है, लंबा चौड़ा स्टेटमेंट देगा बीपीएससी। फिर से रिपीट करो, अलकनंदा पिंडारी कर्णप्रयाग, अलकनंदा धौलीगंगा विष्णु प्रयाग, मांदाकिनी और अलकनंदा की बात करेंगे कहाँ पे, तो रुद्रप्रयाग में जाके मिलता है। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, अलकनंदा और भागीरथी नदी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, क्योंकि अलकनंदा और भागीरथी के संगम को मतलब क्या बोलते हैं, देव प्रयाग बोलते हैं, ठीक है। अलकनंदा और भागीरथी जहाँ पे मिलती है, जब मैदानी भाग में प्रवेश करती है तो देव प्रयाग में जब मिलती है तो इन्हीं को धारा को मतलब गंगा कहा जाता है। तो अलकनंदा और भागीरथी, ठीक है। एक गाना भी आया था, भागीरथी चले अलकनंदा से मिलने, कौन सा गाना था, बाहुबली का आपने सुना है गाना, उसमें बोलता है, जी सुना है ना, जिसमें एक्टर जो है मतलब वो शिव जी को मतलब उठा के मतलब लेकर जाता नहीं प्रभास, ठीक है, उसमें भी है, ठीक है। तो यहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी कहाँ पे, देव प्रयाग में, ठीक है। केदारनाथ की बात करें, मंदाकिनी नदी के तट पे आपको केदारनाथ आपको देखने को मिलता है, ठीक है, जो कि हिंदू धर्मास्थली है। निम्नलिखित विकल्पों में से उल्लेखित हिमालय की चोटियों में से कौन सी चोटी शेष तीन की अपेक्षा सुदूर पूर्व में है। बस बात करें गॉडविन आस्टन तो नहीं होगा, माउंट एवरेस्ट भी नहीं होगा, कंचनजंगा की बात की ये होगा, सिक्किम में। तो इस सुदूर पूर्व में आपको देखने को, पूर्व में देखने को गॉडविन आस्टीन, त्रिशूल, माउंट एवरेस्ट सारे के सारे नॉर्थ में है, ठीक है। कंचनजंगा पर्वत चोटी हिमालय की प्रमुख पर्वत चोटी, गॉडविन आस्टीन, ठीक है, त्रिशूल और माउंट एवरेस्ट के सुदूर पूर्व में स्थित है। कंचनजंगा सिक्किम राज्य में भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है। त्रिशूल की बात करें, उत्तराखंड के 3 हिमालय पर्वत चोटियों का एक समूह है। गॉडविन आस्टीन ट्रांस हिमालय की काराकोरम रेंज का है, ठीक है, ध्यान रखें, गॉडविन आस्टीन की बात करेंगे तो काराकोरम रेंज है, ठीक है। बात करेंगे माउंट एवरेस्ट की बात करेंगे तो बृहद हिमालय, ठीक, ग्रेटर हिमालय जो कहते हैं उसमें आपको देखने को मिलेगा नेपाल भारत, ठीक है, तिब्बत पे, नेपाल और तिब्बत की सीमा पे आपको माउंट एवरेस्ट आपको देखने को, बृहद हिमालय में, ठीक है। केटू की बात करेंगे काराकोरम रेंज में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कंचनजंगा की बात करेंगे, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, तो ये आपको हिमालय की प्रमुख पर्वत चोटियों में से इसके पूरब में स्थित है, ठीक है। बताने आपको क्या बताएंगे आप, भारत निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा को स्थानीय स्तर पर रेगुर मृदा कहा जाता है, तो कौन सा मृदा होता है, तो काली मृदा, ठीक है, काली कपासी मृदा भी कहते हैं, क्योंकि कपास की खेती के लिए अच्छा होता है, ठीक है। क्या होता है इसमें, तो ह्यूमस, एल्युमिनियम एवं लोहे, आयरन के, टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट यौगिक की उपस्थिति करने से मतलब रंग जो होता है इसका काला हो जाता है, किसके वजह से होता है, टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति की वजह से, किसके वजह से, टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट यौगिक की उपस्थिति की वजह से इसका रंग क्या हो जाता है, काला हो जाता है, ठीक है। सोन नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है, तो सोन की बात के गंगा की सहायक नदी है, ठीक है। सोन गंगा नदी के बाद, सोन यमुना नदी के बाद गंगा नदी की दूसरी सबसे बड़ी दक्षिणी सहायक नदी है, ठीक है। यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी, ठीक है। मार्ग बदलने के लिए कौन सी नदी प्रसिद्ध है, मार्ग बदलने के लिए जो खूब मार्ग बदल लेती है, कोसी, बहुत सुंदर, ठीक। सोन नदी पटना के समय गंगा में प्रवेश करती है। सोन नदी को सोनभद्र शिला भी कहा जाता है। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश में गुजरात की जीवन रेखा भी कहा जाता है, ठीक है, नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा भी कहा जाता है, ठीक है। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के सिहावा पर्वत श्रेणी से हुआ, कहां से, सिहावा पर्वत श्रेणी से होता है। शिवनाथ, मांड, ईब, तेल, जोक, ठीक है, हंसदो इसकी प्रमुख नदियां हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल पंचवटी निम्नलिखित में किस पर्वत श्रृंखला में आपको देखने को मिलेगा, तो कहां पे मिलेगा, सतपुरा में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। सतपुरा पर्वत श्रृंखला, इसका विस्तार गुजरात से होते हुए मध्य प्रदेश, वहाँ खाना तो खाएगा, अरे यार चोखा दाल बात में खाना, पढ़ाई कर लो पहले। महाभारत की सीमा से लेकर छत्तीसगढ़ में छोटा नागपुर के पठार तक मध्य प्रदेश तक प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल पंचमढ़ी इसी पर्वत श्रृंखला में स्थित है। इस पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी की बात करें क्या है, धूपगढ़ी है। पीर पंजाल की बात करेंगे हिमालय की पर्वत माला में, ठीक है, इसका विस्तार हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पाक अधिकृत पीओके में देखने को मिलता है। शिवालिक की बात करें, हिमालय की सबसे बाहरी या नई पर्वत श्रेणी, ध्यान में, हिमालय की सबसे नई शिवालिक, और कहाँ पे मिलेगा, तो सबसे बाहरी भी है। अरावली पर्वत श्रृंखला की बात करेंगे, यह पर्वत श्रेणी गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में फैली हुई, कहाँ पे, गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा में, दिल्ली में, ठीक है, पहले भी बता चुका हूँ, इंपोर्टेंट है। निम्नलिखित में कौन विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, तो सबसे बड़ा तो प्रशांत है, ठीक है, और दूसरा की बात कर, सॉरी, दूसरा की बात करेंगे तो कौन है, अटलांटिक दूसरे नंबर पे आता है, ठीक है। सबसे बड़ा कौन है, प्रशांत। अटलांटिक महासागर का अंग्रेजी के एस आकार की आकृति में आपको दिखता है। प्रशांत महासागर के बाद महासागर, यह महासागर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर का आधा है, ठीक है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़े महासागर प्रशांत महासागर का आधा ही आता है। सारगैसो की बात करेंगे तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में, ठीक है, स्थित है। सुंदागढ़ की बात करें, सुंदागढ़ किसमें आपको दिख रही है, सुंदागढ़, सुंदागढ़ किसमें मिलेगा आपको,
हिंद में देखने को मिलेगा, किसमें मिलेगा? हिंद में, ठीक है। हिंद मेरियाना गत महासागर। किसमें दिखेगा? मेरियाना, मेरियाना किसमें देखने को हरियाणा मिलेगा? गर्त प्रशांत ठीक है, महासागर। प्रशांत में, ठीक है, बिल्कुल प्रशांत में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये सब पूछा जाता है, आप लोग याद रखिए इसको। बात करते हैं लेटेराइट मीटा निम्नलिखित में से किसकी अधिकता होती है? तो लेटेराइट मीटा में बात करेंगे तो लौह ऑक्साइड की इसका अधिकता होती है। लेटेराइट मीटा का विकास उन क्षेत्रों में होता है जहां तापमान उच्च और भारी वर्षा होती है, ठीक है। अधिक वर्षा के चलते इस मिट्टी के चूने तथा सिलिका का निक्षालन हो जाता है और आयरन के ऑक्साइड और एल्यूमिनियम यौगिक मिट्टी में शेष बचते हैं, ठीक है। लेटेराइट मीटा का लाल रंग होता है लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण, ठीक है। इसमें नाइट्रोजन पोटास चूने की कमी पाई जाती है, नाइट्रोजन पोटास और चूने की क्या हो जाती है? कमी पाई जाती है। मैक्सिको की खाड़ी और लेब्राडोर सागर निम्न से किसके भाग है? मैक्सिको की खाड़ी की बात करेंगे, लेब्राडोर सागर की बात करें, किसका भाग है? अटलांटिक महासागर का भाग है। कितना भाग है? तो अटलांटिक महासागर का भाग है, इसको आपको ध्यान में रखेंगे। मैक्सिको की खाड़ी और लेब्राडोर, ठीक है, लेब्राडोर अटलांटिक महासागर का भाग है। मैक्सिको की खाड़ी उत्तर में अमेरिका तथा क्यूबा से घिरी हुई है। मैक्सिको की खाड़ी फ्लोरिडा जल संधि के द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ी हुई है तथा युकाटन चैलेंज के द्वारा कैरिबियन सागर से जुड़ी हुई है। तो मैक्सिको की खाड़ी फ्लोरिडा जल संधि के द्वारा अटलांटिक से, फ्लोरिडा जल संधि के द्वारा अटलांटिक से, युकाटन के द्वारा कैरिबियन सागर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। युकाटन और कैरिबियन, मैक्सिको की खाड़ी को कैरिबियन सागर से जोड़ता कौन? युकाटन जोड़ता है, ठीक है। मैक्सिकन की खाड़ी को फ्लोरिडा जल संधि के द्वारा अटलांटिक महासागर से भी जोड़ा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। लेब्राडोर सागर, लेब्राडोर प्रायद्वीप ग्रीनलैंड के बीच स्थित है। तो लेब्राडोर सागर की बात करेंगे, लेब्राडोर प्रायद्वीप की बात करेंगे और ग्रीनलैंड के बीच में स्थित है, ठीक है, ध्यान में इसको रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी माही नदी की एक सहायक नदी नहीं है? ठीक है, तो कौन नहीं है? तेंदोनी, क्या नाम है? तेंदोनी नदी जो है माही नदी की सहायक नदी है। तेंदुनी नदी नर्मदा की सहायक नदी है, न कि मतलब माही की। माही नदी पश्चिम में भारत की महत्वपूर्ण नदी है, जो कि मतलब क्या करे, कर्क रेखा को काटती है ना माही नदी। माही नदी मध्य प्रदेश के धार जिले में विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है और खंभात की खाड़ी में जाके गिर जाती है। और माही नदी जो है आपका डेल्टा नहीं बनाती है, एस्चुरी बनाती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आगे चलेंगे। माही नदी भारत की एकमात्र नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काट देती है। माही नदी की सहायक नदी सोम, जाखम, चाप, अनास, मोरोन, ये सारे के सारे मतलब माही नदी के सहायक नदी है। कर्नाटक स्थित भद्रावती, ठीक है, कर्नाटक की भद्रावती प्रमुख रूप से अपने किस लिए प्रसिद्ध है? भद्रावती। तो भद्रावती की बात करेंगे, लोहा और इस्पात संयंत्र के लिए भद्रावती क्या आपका प्रसिद्ध है, ठीक है। कर्नाटक का भद्रावती सर भद्रावती नदी के किनारे स्थित बसा हुआ है। यह सर बाबा बुदन पहाड़ी के लिए भी जाना जाता है। बाबा बुदन पहाड़ी में ही लौह अयस्क के लिए जाना जाता है और इसी पहाड़ी में आप देखोगे तो सबसे पहले भारत में कॉफी की खेती भी की गई थी, ठीक है। बात करेंगे यहाँ पे लोहे, मैग्नीज और चूने की खदानें हैं। भद्रावती मुख्य तौर पर अपने लौह अयस्क इस्पात संयंत्र के लिए भी प्रसिद्ध है। गुजरात का अहमदाबाद शहर सूती कपड़ा मिल के लिए प्रसिद्ध है। डिगबोई की बात करेंगे, असम में पड़ता है, खनिज तेलों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर एशिया के सबसे पुरानी, ठीक है, अभी तक प्रचलित तेल रिफाइनरी, जिसका नाम डिगबोई, जिसकी नींव आई थिंक गलत नहीं तो 1901 में ही रखी गई थी, ठीक है, ध्यान में रखना। 9 डिग्री चैनल के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? 9 डिग्री चैनल के बारे में निम्नलिखित में से किससे? लक्षद्वीप से है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह से है, भारत चीन सीमा से भी तटवर्ती उड़ीसा से, लक्षद्वीप, ठीक है। 9 डिग्री चैनल, अभी लक्षद्वीप चर्चा में है तो लक्षद्वीप का सारे फैक्ट आपको भी याद होने चाहिए, ठीक है। 9 डिग्री चैनल की बात करें, लक्षद्वीप में आपको देखने को मिलता है। क्या है इस चैनल की खूबसूरती? 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अन्य द्वीपों के से अलग करती है। मिनिकॉय को लक्षद्वीप के अन्य द्वीपों से मतलब अलग करती है, ठीक है, ध्यान में रखें। मुख्य द्वीप कौन है लक्षद्वीप का? तो मुख्यतः अगर बात करेंगे तो मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग कौन करती है? तो 9 डिग्री चैनल करती है। लक्षद्वीप एक शासित प्रदेश है या अरब सागर में स्थित, ठीक है। और लक्षद्वीप कितने द्वीपों का समूह है? तो 36 द्वीपों का समूह है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। मोदी जी अभी जाके पर चर्चा में लक्षद्वीप का मुद्दा उठा हुआ है। लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती है, 9 डिग्री चैनल के उत्तर में स्थित है। लक्षद्वीप केरल उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, ठीक है। किस उच्च न्यायालय? तो केरल उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अधीन आता है लक्षद्वीप, आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। राजधानी कहाँ है लक्षद्वीप का? कावारत्ती। कहाँ पे है? कावारत्ती, ठीक है। इसमें रूल किसके द्वारा होता है? केंद्र सरकार के द्वारा। यहाँ पे प्रशासक होते हैं, वही मतलब लक्षद्वीप को चलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय स्थल धौलाधार पर्वत श्रेणी में स्थित है? धौलाधार पर्वत श्रेणी में कौन सा स्थित है? डलहौजी है, नैनीताल है, गुलमर्ग है, फिर कलिम्पोंग है। क्या बताएंगे? तो धौलाधार पर्वत श्रेणी में आपको डलहौजी मिलेगा। डलहौजी शहर आपको किस राज्य में मिलेगा? उत्तराखंड में है, हिमाचल प्रदेश में है, या फिर कहाँ पे बताइए? डलहौजी उत्तराखंड। हिमाचल प्रदेश में डलहौजी है, ठीक है, उत्तराखंड में है, हिमाचल प्रदेश में होना चाहिए, देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित, ध्यान रखें, उत्तराखंड राज्य में नैनीताल शहर की प्रमुख झील नैनी है और इसी के नाम पर इस शहर का नाम पड़ा नैनीताल, ठीक है। गुलमर्ग की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर तथा कलिम्पोंग की बात करें, पश्चिम बंगाल में स्थित है, ठीक है। ध्यान, कलिम्पोंग याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल में स्थित है, यह भी एक मतलब टूरिस्ट प्लेस है, यह भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है।
बात करेंगे कर्क रेखा डैश के सिवाय निम्नलिखित सभी राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा की बात करेंगे तो भाई साहब हरियाणा में तो नहीं जाती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन के अकॉर्डिंग की बात करें, कर्क रेखा मुख्यतः 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा जो कि 23.5 डिग्री उत्तर की कोणीय दूरी पे से कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से गुजरती है। कौन है वो 8 राज्य? तो पहला गुजरात की बात करेंगे, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम से होकर गुजरती है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करेंगे, हरियाणा से होकर नहीं गुजरती है, बिहार से भी होकर कर्क रेखा नहीं जाती है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का स्थान दूसरा है। सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा आप लोग जानते हैं राजस्थान है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य की बात करेंगे, गोवा है। निम्नलिखित जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य की बात करें सिक्किम है, ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। जोग जलप्रपात निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? जोग जलप्रपात की बात करें तो आपको कर्नाटक में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। महात्मा गांधी जलप्रपात भी गरसोप्पा भी इसको कहते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आगे चलेंगे तो कौन सा प्रश्न है उसको भी जरा देखेंगे। तो हुंडू जलप्रपात झारखंड में स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात की बात करेंगे और कुंचिकल की बात करेंगे, सारे के सारे कर्नाटक में, ठीक है, ध्यान में रखना है। बात करते हैं चिकनी मृदा के बारे में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही? चिकनी मृदा के कणों के बीच बहुत कम खाली स्थान होता है। चिकनी मृदा तो को फुलर्स अर्थ भी कहा जाता है, ठीक है। चिकनी मृदा का उपयोग बर्तन खिलौने बनाने में किया जाता है। चिकनी मृदा का अत्यधिक समय जल धारण नहीं कर सकती, ठीक है। ध्यान में यह कथन क्या है? गलत है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, क्योंकि चिकनी मृदा जो होता है अत्यधिक समय तक जल धारण कर सकती है, इसमें नहीं लिखा हुआ है, ये आपको ध्यान में रखिएगा। यही स्टेटमेंट क्या है? गलत है, क्योंकि चिकनी मिट्टी बहुत लंबे समय तक जल धारण कर सकती है, ठीक है। चिकनी मिट्टी के कणों के बीच छोटे छोटे अंतराल में जल संग्रहित होता है। चिकनी मिट्टी में महीन कणों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होता है, चिकनी मिट्टी कहलाती है, ठीक है। भारत में फाइकस फाइकस रिलीजियासो को डैश वृक्ष के नाम पर सामान्य तौर पर जाना जाता है। तो कौन सा वृक्ष है? पीपल का वृक्ष, ठीक है। पीपल का वनस्पति नाम याद है कि फाइकस रिलीजियासो कहा जाता है। यह पेड़ भारत, नेपाल, श्रीलंका, चीन और इंडोनेशिया में पाया जाता है। बबूल या कीकर का वनस्पतिक नाम क्या? आकाश। बबूल या कीकर का वनस्पतिक नाम क्या है? आकाशिया नीलोटिका। क्या नाम है इसका? आकाशिया नीलोटिका, ठीक है, ध्यान में इसको रखेंगे। नीम का वास्तविक नाम की बात करेंगे तो आजादी रेख्ता, ठीक है, आजादी रेख्ता इंडिका की बात करेंगे, इसको ध्यान में रखेंगे। साल के वृक्ष का वैज्ञानिक नाम की बात करें, सोरिया रोबस्टा। क्या नाम है इसका? सोरिया रोबस्टा। मदिकेरी पर्वतीय स्थल, ठीक है, मदिकेरी पर्वतीय से निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? मदिकेरी, क्या बताएंगे? तो ध्यान रखिए, कर्नाटक में। कहां पे है? कर्नाटक में है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। मदिकेरी पर्वतीय स्थल कर्नाटक के, ठीक है, कोडगु जिले में स्थित है। किस जिले में है? तो कोडगु जिले में स्थित है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। 3 पेज और रह गया तो इसको खत्म करेंगे ही। बात करेंगे मदिकेरी पर्वतीय स्थल कुर्ग हिल स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है। कुर्ग को भारत का स्कॉटलैंड कहते हैं, ठीक है, ध्यान में, कुर्ग को भारत का स्कॉटलैंड कहते हैं, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय को कहा जाता है। यह पर्वतीय स्थल भारत के पश्चिमी घाट में स्थित है। बाबा बुदन की पहाड़ी कर्नाटक राज्य में स्थित है। कॉफी उत्पादन में कर्नाटक राज्य भारत के पहले स्थान पे है। भारत में सूर्यमुखी का सबसे अधिक उत्पादन भी कर्नाटक राज्य ही करता है, ठीक है। नीलगिरी तथा टोडा जनजाति की सबसे महत्वपूर्ण त्योहार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन मोड बेटा का त्योहार मनाते हैं। तो नीलगिरी क्षेत्र में रहने वाले, नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र में एक जनजाति रहती है, इसको टोडा कहते हैं। बात करेंगे मोड बेटा का त्योहार मनाते हैं। टोडा जनजाति की बात करेंगे, द्रविड़ जातीय समूह का है। यह जनजाति दक्षिण भारत में नीलगिरी पहाड़ियों पर निवास करने वाली पशुपालक जनजाति है। टोडा जनजाति का महत्वपूर्ण त्योहार की बात करेंगे, मोड बेटा जो है इनकी महत्वपूर्ण त्योहार है। बहु विवाह प्रथा भी, ठीक है, बहुपति प्रथा जो होता है ना, शायद इसी जनजाति में पाया जाता है, एक बार देख लीजिएगा। बानेश्वर मेला की बात करेंगे, भारत के राजस्थान राज्य में, ठीक है, डूंगरपुर जिले में आयोजित होने वाला एक आदिवासी मेला। बानेश्वर मेला राजस्थान में होता है, ठीक है। कर्मा पर्व की बात करें, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और असम का एक फसल उत्सव है कर्मा। लोसर त्योहार की बात करें, मोनपा जनजाति के द्वारा इसको सिक्किम में मनाते हैं, ठीक है। लोसर कहाँ पे मनाते हैं? सॉरी, सिक्किम में नहीं, लद्दाख में। लोसर कहाँ पे है? लद्दाख हो लद्दाख है जाएगा, ना। लद्दाख का। लोसांग की लोसांग बात करेंगे, सिक्किम का, लोसांग सिक्किम है, ठीक है, लोसांग कहाँ की है? मोनपा तो लद्दाख। सिक्किम के जनजाति है, ठीक है। अब आगे निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में मित्रों आपको मिलेगा एंडीज, ठीक है। एंडीज पर्वत श्रृंखला की बात करें, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। एंडीज पर्वत श्रृंखला दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के 7 देश किसमें मिलेंगे? कोलंबिया, अर्जेंटीना, चिली, बोलिविया, पेरू, वेनेजुएला, इक्वाडोर से होकर गुजरती है। पूछेगा एग्जाम में से इनमें से किस देश में, ठीक है, एंडीज पर्वतमाला नहीं है, तो उन देश का नाम याद है कि जहां पे है, 7 देश में है, ठीक है। कोलंबिया है, अर्जेंटीना है, चिली है, बोलिविया है, पेरू है, वेनेजुएला है, इक्वाडोर है। इन सभी से मतलब आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? तो ध्यान में रखिएगा, तो क्या मिलेगा यहाँ पे? एंडीज पर्वतमाला की
वो मिलेगी, ठीक है, क्या बोलते हैं, क्षेत्र विस्तार। मिलेंगे, ठीक है। विस्तार। बात करेंगे टीटीके का झील, एंडीज पर्वत श्रृंखला के स्थित ये विश्व का सबसे ऊंची नौगम्य झील है, ठीक है। और टीटीका झील पे ही आपको हनीमून लेक भी है, ठीक है, क्या बोलते हैं, हनीमून लेक भी कहते हैं, ठीक है। तो विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील की बात करें, टीटीका का है। एंडीज और रॉकी पर्वत का नवीन मोरदार पर्वत, एंडीज और रॉकी कैसे नवीन मोरदार पर्वत है। रॉकी पर्वत सबसे ऊंची चोटी के बाद माउंट एल्बर्ट है, ठीक है। आल्पस पर्वत की बात करें, यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत है। फ्रांस में स्थित माउंट ब्लांक, ठीक है, आल्पस की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। फ्रांस में स्थित माउंट ब्लांक की बात करेंगे तो सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे वही है, ठीक है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी पर्वतमाला का नाम क्या है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल का द ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल जो ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश भी कहते हैं, और यूरोप में एक भी मरुस्थल आपको नहीं पाया जाता, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश भी कहते हैं। अभी जस्ट आप लोगों ने पढ़ा पंजाब हिमालय किस नदियों के बीच में है, तो अभी जस्ट आपने पढ़ा पंजाब में सिंधु और सिंधु। सतलज के बीच में, सिंधु ठीक है। सतलज। सिंधु और सतलज के बीच में ध्यान में रखिएगा, सिंधु और सतलज के बीच में आपको क्या मिलेगी, पंजाब हिमालय आपको देखने को मिलेगी, पंजाब या कश्मीर हिमालय, ठीक है। पंजाब हिमालय को कश्मीर हिमालय भी कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। विस्तार सिंधु और सतलज नदी के बीच में है। इस हिमालय में पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख और धौलाधर पर्वत श्रेणियां आपको देखने को मिलती है। मांडवी सागर तट किस राज्य में स्थित है, तो आपको गुजरात में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, गुजरात में। जबकि मांडवी नदी की बात करेंगे तो गोवा की प्रमुख नदी है। मांडवी सागर तट भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। उत्कल तटीय मैदान का संबंध ओडिशा से है। मालाबार का विस्तार मंगलूर एवं कन्याकुमारी के बीच में है। मालाबार, ठीक। कच्छ का रण की बात करेंगे, यहाँ पे जंगली गधे पाए जाते हैं, गुजरात में आपको कच्छ का रण आपको देख। कोंकण तट की बात करेंगे तो कोंकण तट का संबंध गोवा से है, ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। उज्जैन की बात करेंगे, उज्जैन डैश नदी के पूर्व की मालवा का पठार पर स्थित है। तो उज्जैन की बात करें, क्षिप्रा नदी, ठीक है, ध्यान रखें, उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के तट पे बसा हुआ है। उज्जैन मालवा का पठार पर क्षिप्रा नदी के पूर्व में क्या है, स्थित है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करेंगे क्या प्रश्न है, तो उज्जैन की बात, उज्जैन में 12 साल में क्षिप्रा नदी पे महाकुंभ मेला लगता है। क्षिप्रा नदी मध्य प्रदेश के मंदसौर में चंबल नदी में मिल जाती है, ठीक है। क्षिप्रा नदी जाके किस में मिल जाती है, मध्य प्रदेश के मंदसौर में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, चंबल नदी में मिल जाती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। कौन सा, ठीक है, मंदसौर अभिलेख में रेशम बुनकरों के बारे में भी आपको जानकारी आपको देखने को मिलती है मंदसौर अभिलेख में, ठीक है। इंद्रावती नदी किसकी नदी है, तो इंद्रावती की बात की गोदावरी की सहायक नदी, याद रखिएगा। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी पे स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात किसमें, छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी पे स्थित है। इस जलप्रपात को भारत का न्यागरा कहते हैं। चित्रकूट जलप्रपात को भारत का क्या बोलता है, न्यागरा फॉल भी कहते हैं, ठीक है। स्वर्ण रेखा नदी छोटा नागपुर पठार की एक प्रमुख नदी है। और स्वर्ण रेखा नदी पे जो जलप्रपात उसको बोले हुंडरू, कौन सा जलप्रपात है, तो हुंडरू जलप्रपात आपको स्वर्ण रेखा नदी के तट पे मिलेगी, ठीक है। तीस्ता बांग्लादेश से आकर ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है, ठीक है, ध्यान रखें। तीस्ता नदी की बात करेंगे, ब्रह्मपुत्र की मतलब क्या है, तो सहायक नदी भी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बहुत सुंदर। आगे चलेंगे, काकरापार सिंचाई परियोजना किस नदी पे है, बताइए। काकरापार की बात की गुजरात में ही होगी, तो गुजरात में इनमें से कौन सी नदी मुख्यतः बहती है, तो ध्यान रखें तापी नदी, ठीक है। काकरापार सिंचाई परियोजना की बात की गुजरात में तापी नदी के तट पे स्थित है, ध्यान में इसको रखेंगे। और काकरापार परमाणु संयंत्र भी है, वो भी कहाँ पे मिलेगा, काकरापार परमाणु संयंत्र, क्या बताएंगे, तो अभी आपको कहाँ पे मिलेगा, गुजरात में ही मिलेगा। तापी या ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है, रिफ्ट घाटी में प्रभावित होती है, ठीक है। तो तापी नदी की बात करेंगे या फिर ताप्ती नदी की बात करें, मध्य प्रदेश के कहाँ से निकल, बैतूल जिले से निकल कर आएगा, रिफ्ट घाटी में क्या होती है, प्रभावित होती है, ठीक है। भारत के प्रमुख परमाणु ऊर्जा संयंत्र की बात करेंगे तो काकरापार आपको कहाँ पे मिले, गुजरात में। नरौला की बात करेंगे उत्तर प्रदेश में, कैगा की बात करें कर्नाटक में, कलपत्तन की बात करें तमिलनाडु में, तारापुर की बात करें महाराष्ट्र में, कुंडनकुलम की बात करेंगे कहाँ पे, तमिलनाडु में। अब बात करेंगे राजस्थान की बात करेंगे तो वहां पर आपको रावट भात आपको देखने को मिलता है। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र की बात करें, गोरखपुर में बनाया जा रहा है, कहाँ पे, गोरखपुर। गोरखपुर में, ठीक। गोरखपुर कहाँ पे पड़ता है, तो हरियाणा, ठीक है, गोरखपुर हरियाणा, ठीक है। उत्तर प्रदेश हरियाणा नहीं लगाएंगे, ठीक है। ये गोरखपुर जहाँ पे उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र बताया जा रहा है, वो कहाँ पे, हरियाणा में है, कहाँ पे है, हरियाणा में है, ठीक है। कोई भी लोग उत्तर प्रदेश खुशी खुशी लगा कर नहीं आएंगे ना, तो खुशी खुशी नेगेटिव मार्किंग होगा, ठीक है। कहाँ पे है, हरियाणा में, ठीक है, इसलिए मैं हमेशा जोर देते रहता हूँ, ठीक है। कोरोमंडल का मैदान भारत के डैश दिशा में स्थित है, तो कोरोमंडल, ठीक है, तो कोरोमंडल भारत के दक्षिणी दिशा में आपको देखने को मिलेगी। क्या है कोरोमंडल, तो कोरोमंडल का मैदान भारत के पूर्वी तटीय मैदान का एक भाग है। कोरोमंडल तट की बात की आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में कृष्णा नदी से कन्याकुमारी के बीच में है, ठीक है। दक्षिण में देखने को मिलता है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में मुख्य रूप से कृष्णा नदी एवं कन्याकुमारी के बीच में आपको कोरोमंडल तट आपको देखने को मिलता है। कोरोमंडल का मैदान भारत के दक्षिणी हिस्से में अवस्थित है, कहाँ पे है, कोरोमंडल का मैदान कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, तो भारत के दक्षिणी हिस्से में आपको अवस्थित है। निर्वर्तन मानसून के कारण कोरोमंडल पर सर्दियों में वर्षा होती है, ठीक है, क्या होता है,
निर्वर्तन, निर्वर्तन मानसून का उत्तर पूर्वी मानसून, लौटते हुए मानसून की वजह से कोरोमंडल में क्या होता है, ठीक है, कोरोमंडल तट पे वर्षा होता है, जहां पे बीपीएससी ने कई बार प्रश्न पूछा, ठीक है, आम्र वर्षा कह लीजिए, चेरी ब्लोसम क्या बोलते हैं वो फेस्टिवल, सब वहां पे सेलिब्रेट किया जाता है, आम्र वर्षा होता है, खूब बारिश होती है वहां पे, उसको आम्र वर्षा के नाम से जानते हैं कोरोमंडल तट पे। हमारे यहाँ से जब मानसून लौट कर जाती है तो अभी के समय में ठंडे के मौसम में वहां पे क्या होती है, बारिश होती है, ठीक है। बात करेंगे उत्तर पूर्वी मानसून को अक्टूबर हीट के नाम से भी जाना जाता है। कोरोमंडल का पूरा नाम चोल मंडलम था। क्यों था चोल मंडलम? क्योंकि यहाँ पे चोल साम्राज्य की, ठीक है, शासन हुआ करता था। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के क्षेत्रों में चोला इंपायर आपको देखने को मिलती है। यही चोला इंपायर जो कि मतलब संगम कालीन भी था, मध्यकालीन में भी आपको चोला इंपायर देखने को मिलेगा। यही चोला इंपायर जिसने श्रीलंका पर अधिकार कर दिया, जिसका प्रमुख शासक राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम था, ठीक है। यही चोला इंपायर जिसने बंगाल को जीत लिया था, राजेंद्र प्रथम ने गंगई कोट की उपाधि भी धारण की थी, ठीक है। यही चोला इंपायर है जिसका मतलब क्या होता था, इसका मतलब प्रतीक की बात करेंगे, ठीक है, तो क्या था, बाघ था, दहाड़ता हुआ बाघ। जस्कर नदी की बात करें, निम्नलिखित में से किस नदी की एक सहायक नदी है जस्कर? तो जस्कर आपको सिंधु की सहायक नदी है, ठीक। कहां पे बहेगी? तो ये आपको जस्कर नदी लद्दाख के क्षेत्र में बहती है, ठीक है। प्रमुख मतलब बात के महत्वपूर्ण नदी है। जास्कर नदी जो है अफगानिस्तान की कुछ नदी जो है इसकी सहायक नदी होती है, ठीक है। जस्कर, श्योक, गिलगिट, शिगार, काबुल आदि सिंधु की अन्य प्रमुख सहायक नदी जो है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, तो इनसे भी मतलब कनेक्ट करती है जस्कर नदी, ठीक है, ध्यान में रखेगा। जस्कर जो है सिंधु की भी सहायक नदी है। ब्यास नदी भी सिंधु नदी प्रणाली का हिस्सा है। ब्यास नदी का पुराना नाम की बात करेंगे बिपाशा था, ठीक है। ब्यास नदी की बात करेंगे तो आपका ऋग्वैदिक नदी भी है, इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। ओडिशा की सबसे लंबी नदी की बात करें कौन सी है, तो ओडिशा की सबसे लंबी नदी जो है महानदी है, ठीक है। कौन सी नदी है? ओडिशा की सबसे लंबी नदी महानदी। ओडिशा में बात करें एक नदी को ओडिशा का शोक भी कहा जाता है, नदी को ब्राह्मणी नदी कहते हैं, ठीक है। ब्राह्मणी नदी की बात करेंगे तो ओडिशा का आपको शोक भी है, ठीक है। यह भी आप ध्यान में, ओडिशा का शोक कौन सी नदी है? ब्राह्मणी नदी को ओडिशा का शोक कहते हैं। बिहार का शोक कोसी को कहते हैं। चीन का शोक हांगो को कहते हैं। बंगाल का शोक दामोदर को कहते हैं, ठीक है। आपको ये सारे फैक्ट याद होने चाहिए, ठीक है। महानदी की बात करें ओडिशा की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई की बात करें 851 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। गोदावरी नदी प्रादेशिक भारत की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। गोदावरी की लंबाई की बात करेंगे 1465 है, शायद अप्रॉक्स में 1500 के आसपास होगा, देख लीजिएगा, एग्जैक्ट याद नहीं है, ठीक है। डाफला की पहाड़ी मुख्य रूप से किस राज्य में व्याप्त है? डाफला की पहाड़ी, तो डाफला की पहाड़ी आपको अरुणाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश राज्य के पूर्वोत्तर में मिसमी पहाड़ी और पश्चिमी में डाफला की पहाड़ी, ये इंपॉर्टेंट है। ये मिसमी की पहाड़ी और डाफला की पहाड़ी दोनों, तो ये क्या बात करेंगे, अरुणाचल प्रदेश में है, लेकिन बीपीएससी ये नहीं पूछेगा, तो बताओ कहां पूछेगा, बताओ, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश राज्य के पूर्वी में कौन सी पहाड़ी है? डाफला है कि मिसमी है? तो क्या बताएंगे आप लोग? तो पूर्वोत्तर में बात करेंगे मिसमी है, ठीक है, जबकि बात करें पश्चिम भाग में आपको क्या देखने को मिलेगा? डाफला आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इन पहाड़ियों का नामकरण यहाँ पे निवास करने वाले जनजाति के नाम पे हुआ। यह भी पूछेगा मिसमी जनजाति का संबंध डाफला जनजाति का संबंध किस राज्य से, तो क्या बताएंगे आप लोग? बताएंगे अरुणाचल प्रदेश को, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से अरुणाचल प्रदेश को पहले हम लोग जानते थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे की बात करेंगे, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र तट अरब सागर का नहीं है, ठीक है। ध्यान में, राधानगर बीच, ठीक है, राधानगर की बीच की बात करेंगे, ये जो बीच जो है ना अरब सागर का नहीं है। कहाँ का है राधानगर बीच? तो राधानगर बीच अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का स्वराज द्वीप पे स्थित है, ठीक है, स्वराज द्वीप, ठीक है, ध्यान रखेंगे, स्वराज द्वीप पे स्थित है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। कहाँ पे राधानगर बीच, कहाँ पे है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आपको ये देखने को मिलता है। मेरीना बीच की संबंध की बात करें, भारत का सबसे बड़ा समुद्री बीच जो है मेरीना बीच, जो कि कहाँ पे मिलता है? तमिलनाडु चेन्नई में आपको मेरीना बीच आपको देखने को मिलता है, ठीक है। आगे की बात करेंगे, आगे क्या प्रश्न है ये भी जरा देखिए, ठीक है। बताएंगे स्वराज द्वीप का पुराना नाम हैवलॉक द्वीप था, ठीक है, नाम बदल दिया गया है। वर्कला बीच की बात करें, केरल में तमिलनाडु में स्थित है, सॉरी तिरुवनंतपुरम में स्थित है, ठीक है। वर्कला बीच कहाँ पे है? वर्कला बीच केरल के तिरुवनंतपुरम में। पोलोलैम बीच की बात करेंगे, भारत के गोवा में है, ठीक है। पोलोलम बीच कहाँ के बात बताएंगे, तो भारत के गोवा में। कोवलम बीच की बात करें, कोवलम बीच कहाँ पे मिलेगा? तिरुवनंतपुरम में। कोवलम बीच तिरुवनंतपुरम में। पोलोलम बीच की बात करेंगे तो गोवा में। वर्कला बीच की बात करेंगे तिरुवनंतपुरम में। स्वराज द्वीप की बात करेंगे तो इसका नाम, पुराना नाम जो था हैवलॉक था, नाम इसका परिवर्तन किया गया, ठीक है। एक द्वीप और भी पुराना द्वीप था, रॉस द्वीप, ठीक है। रॉस द्वीप का नाम बदल कर क्या रख दिया गया? रॉस द्वीप का नाम बदल के रख दिया बॉस, रॉस चेंज इनटू बॉस, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पे रखा गया है, ठीक है। इसका बात करेंगे, स्वराज का नाम बदल के रखा गया, हैवलॉक था पहले इसका नाम, ब्रिटिश कालीन, इसका नाम रख दिया गया स्वराज। किन दो देशों में मृत सागर की सीमाएं पाई जाती है? तो जॉर्डन, और आपको बात करेंगे इजराइल और जॉर्डन में आपको पाई जाती है, ठीक है। मृत सागर क्या होता है? तो यहाँ पे बहुत अधिक मतलब क्या मिलता है आपको? बहुत अधिक नमकीन झील है, ठीक है। इतना नमकीन है सर, लोग इसमें तैरते हैं, डूबते नहीं है, ठीक है। डेंसिटी मतलब इतनी वो है सर, लोग इसमें डूबते नहीं है। मृत सागर स्थल मंडल पृथ्वी का सबसे नीचा का भी स्थान है। मृत सागर की बात करेंगे तो स्थल मंडल का पृथ्वी का सबसे नीचा का भी स्थान है, ठीक है। जॉर्डन की सीमा, ठीक है, और इजराइल की सीमा के मध्य आपको देखने को मिलेगा, ठीक है।
मूसी तथा भीमा किसकी सहायक नदी है? तो कृष्णा की सहायक नदी है मूसी नदी तथा भीमा। किसकी सहायक नदी? कृष्णा की सहायक नदी है। मूसी नदी के किनारे बात करेंगे तो हैदराबाद शहर जो है आपको मूसी नदी के किनारे ही आपको देखने को मिलता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बात करेंगे कावेरी नदी की सहायक नदी कामबनी, हेमावती, भवानी और अमरावती है। अमरावती ध्यान में रखें। महानदी की सहायक नदी तेल, जोंक, मांड, ईव है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी सुबनसिरी, लोहित, बराक, तीस्ता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। जबकि मूसी कृष्णा नदी की सहायक नदी की बात करें भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, घाट प्रभा, बाल प्रभा, पंचगंगा, दूध गंगा आदि सारे के सारे कृष्णा की सहायक नदी है। आप लोग इसे याद रखेंगे, ठीक है। नंदा देवी की चोटी कहाँ पे स्थित है? आसान क्वेश्चन। कहाँ पे? उत्तराखंड में आपको नंदा देवी की चोटी मिलेगी। पूछेगा किस हिमालय में है, तो ध्यान रखिए कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है नंदा देवी है। भारत की चोटी में बात करेंगे तीसरा नंबर का चोटी जो है सबसे ऊंची चोटी, भारत में सबसे ऊंची चोटी के बाद केटू है, दूसरा नंबर पे कंचनजंगा है, ठीक है, तीसरा नंबर पर आपको नंदा देवी मिलेगी, ठीक है। कौन सी चोटी जो है भारत का कौन सी चोटी है, एक ऐसा चोटी है जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है जो किसी के बीच में विवाद नहीं है, तो उसका भी आंसर नंदा देवी होगा, ठीक है। क्योंकि नेपाल और मतलब इंडिया के बीच में आपको देखने को मिलेगा कंचनजंगा मिलेगा, जबकि केटू की बात करेंगे तो पीओको में पड़ता है, तो विवादित क्षेत्र है। लेकिन नंदा देवी पूर्णतः भारतीय राज्य में अवस्थित है जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी विवाद नहीं है। कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है सिक्किम के उत्तर पश्चिम भाग में नेपाल और भारत की सीमा पे स्थित है। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। भारत की प्रथम सबसे ऊंची चोटी केटू की बात करेंगे गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं, पीओ के क्षेत्र में उपस्थित है। भारत के लद्दाख राज्य में आपको मुख्यतः ये चोटी दिखेगा, ठीक है। हाइट की बात करेंगे 8611 है, ठीक है। इसकी बात करेंगे नंदा, इसका क्या नाम है, कंचनजंगा का 8598 हाइट है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप चलेंगे आगे। इस नदी पे बगलिहार बांध का निर्माण किया गया था। यह नदी की बात है, चिनाब नदी पे बगलिहार परियोजना मिलेगी। कहां पे है? तो जम्मू कश्मीर में, ध्यान में रखेंगे। भाखड़ा बांध की बात करेंगे सतलुज नदी पे है। टिरही बांध की बात करेंगे भागीरथी नदी पे है, ठीक है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पे। हीराकुंड की बात करें महानदी पे है। नागार्जुन की बात करें नागार्जुन और श्रीशैलम दोनों, ठीक है, कहां पे है? कृष्णा पे है। चमेरा की बात करेंगे रावी पे है। पोंग बांध की बात करेंगे ब्यास नदी पे है। बगलिहार की बात करेंगे चेनाब पे है। दुलहस्ती की बात करेंगे ये सारे के सारे चेनाब पे है। कुछ बातें और भी बता दे रहा हूं। सबसे ऊंचा बांध की बात करेंगे, सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा नांगल बांध है, ठीक है। भाखड़ा नांगल बांध की बात करेंगे सबसे ऊंचा भाखड़ा नांगल की टिहरी है, भाखड़ा नांगल ही ना, सही बता रहा हूं ना? टिहरी होगा ना, सबसे ऊंचा टिहरी बांध है। सबसे बड़ा पूछे ना तो भाखड़ा नांगल। अच्छा, भाखड़ा नांगल सबसे बड़ा है, ठीक है। अच्छा, सबसे बड़ा, वही मुझे लगा, डाउट लगा, इसलिए सोचे आप लोग से भी जरा सजेशन ले लिया जाए। ये सबसे ऊंचा यही ना, सबसे ऊंचा है ही है, और सबसे बड़ा भाखड़ा है, ठीक है। और सबसे देख लंबा लीजिएगा एक महानदी बार, वाला है। हाँ देख लीजिएगा आप लोग इसको, ठीक है। सिक्किम को देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन, इसका आंसर बहुत छोटा होगा, ठीक है। देखिए इतना बड़ा लग रहा है, बीपीएससी भी पूछा है इसमें। सिक्किम को तिब्बत से जोड़ने वाले उस दर्रे का क्या नाम है जिसे 1962 में भारत चीन आक्रमण के समय बंद कर दिया गया था, लेकिन 2006 में उसे फिर से खोल दिया गया, क्योंकि दोनों देशों की सरकार ने भूमि मार्गों के माध्यम से अपने व्यापार को बढ़ावा देने का निर्माण किया, ठीक है। इसी दर्रा से भारत में प्रवेश किया था, हुएन सॉन्ग ने भी भारत में इसी दर्रा से प्रवेश किया। तो दर्रा कौन सा है? तो क्या हो जाएगा? नाथुला हो जाएगा, ठीक है। नाथुला दर्रा सिक्किम के बृहद हिमालय में स्थित है, जो गैंगटोक भारत को लहासा तिब्बत के बीच में संपर्क मारे, ठीक है। बारचला बारालाचा की बात करेंगे हिमालय हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को जोड़ता है बारालाचा, ठीक है। चंद्रा और भागा नदी की बात करेंगे बारालाचा दर्रे से निकलती है, चंद्रा और भागा, ठीक है। चंद्रा और भागा नदी जो है इसी नदी से निकलती है, ठीक है। चेनाब नदी चंद्रा और भागा नदियों से मिलकर बना है, ठीक है। चेनाब नदी की बात करेंगे, चंद्रा और भागा नदी से मिलकर क्या बना है? तो चेनाब बना है, ठीक है। इमिसला दर्रा की बात करें, लद्दाख भारत को तिब्बत को चीन से जोड़ता है। इमिसला दर्रा लद्दाख को तिब्बत चीन से जोड़ता है, ठीक है। लानाका दर्रा की बात करें, लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है, ठीक है। लानाका दर्रा किसे जोड़ता है? लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है, लानाका दर्रा, ठीक है। लानाका दर्रा लद्दाख तिब्बत, इमिसला दर्रा लद्दाख भारत, लद्दाख और तिब्बत को। चंद्रभागा की बात करें, बारसला दर्रा से निकलती है, ठीक है। यहीं पे आपको चिनाब नदी चंद्रा और भागा मिलता है तो चिनाब बनता है। ये बारसला दर्रा की बात करें, हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से कनेक्टेड। नाथुला की बात करेंगे तो सिक्किम को मतलब क्या करती है? लद्दाख से कनेक्ट कर देती है, मतलब लहासा से कनेक्ट करती है, जो कि मतलब तिब्बत की मतलब क्या है? राजधानी भी है, ठीक है। ये सारे याद रखेंगे। बात करेंगे भारत के सबसे ऊंचाई पे स्थित रेलवे स्टेशन का नाम क्या था? आप लोग जानते हैं पश्चिमी रेलवे, ठीक है। पश्चिमी रेलवे की बात करेंगे, रेलवे स्टेशन का घूम, ठीक है। पश्चिमी रेलवे का घूम जो कि दार्जिलिंग में स्थित है, ये सबसे ऊंचाई पे है, ठीक है। इसकी हाइट की बात करेंगे तो 2558 मीटर क्या है इसकी हाइट है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। आगे चलेंगे, क्या है ये? भारत के सबसे ऊंचाई पे स्थित रेलवे स्टेशन। भारत का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन डिब्रूगढ़, ठीक है। डिब्रूगढ़ असम से लेकर कन्याकुमारी तक जाती है। विवेक एक्सप्रेस की बात करेंगे तो शायद उसके 4286 किलोमीटर का, ठीक है, दूरी साथ तय करती है, सही है ना। भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म के कर्नाटक के हुबली में, जिसको सिद्धू रमैया की क्या बोला गया है?
वही है, ठीक है, ध्यान में। सबसे पहले कौन हुआ करता था, उसकी हाइट कितनी हो गई है, सिद्धू रमैया की हाइट कितनी हो गई है, 1506, नहीं पता। 1506 मीटर, शायद ऐसा ही कुछ है, ठीक है। इससे पहले सबसे लंबा कौन हुआ था, गोरखपुर, पहले गोरखपुर थे। ठीक है, अभी बदल गया, ठीक है, देख लीजिएगा। कर्नाटक के हुबली में बरकला, चौबारा, ठीक है, चुआकंड और नतिका, ये समुद्र तट है, किस राज्य में है, तो सारे के सारे आपको केरल में मिलेंगे, ठीक है। केरल के 4 प्रमुख तट है, वर्कला, चौबारा, ठीक है, चौवाकंड और ततिका, ठीक है। कर्नाटक के प्रमुख तट की बात करें, ओम बीच, पैराडाइज बीच, ठीक है, पनवामूर बीच है, ठीक है। महाराष्ट्र के प्रमुख अलीबाग, दीवे आगर, गणपति फूले, जुहू बीच, जुहू बहुत प्रसिद्ध है। तमिलनाडु का प्रमुख मरीन बीच, कोवलम, कन्याकुमारी, धनुषकोडी, महाबलीपुरम, ये सारे के सारे समुद्री बीच है, जो कि मतलब क्या होते हैं, लोग यहाँ पे सामान्यतः समय बिताने जाते हैं, ठीक है। चलिए आप बताएंगे एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है, यांगसी नदी है, ठीक है। कहाँ की नदी है, तो यांगसी नदी एशिया की नहीं, चीन की भी सबसे बड़ी नदी है। यांगसी नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है। संसार की सबसे लंबी नदी नील नदी है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में है, ठीक है। जल के आयतन के आधार पर संसार की सबसे बड़ी नदी की बात करेंगे, अमेजन नदी है, जो कि मुख्यतः साउथ अमेरिका में बहती है। यूरोप की सबसे लंबी नदी की बात बोल्गा नदी है, रसिया में बहती है, ठीक है। भारत की सबसे लंबी नदी की बात करें, गंगा नदी में। ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी की मरे या फिर मुरे नदी है, ठीक है। इसमें डार्लिंग भी लगा दीजिए अगर आपका इच्छा है तो, ठीक है। संसार की सबसे लंबी नदी की बात करेंगे तो क्या, भारत की सबसे लंबी नदी की बात करेंगे, गंगा नदी है। हाइट की बात करेंगे, 2525 किलोमीटर इसकी हाइट है, हाइट नहीं सॉरी लंबाई। गोदावरी नदी की 1465 किलोमीटर है, ठीक है। कावेरी नदी की 800 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई की बात 2900 किलोमीटर। लेकिन मुख्य रूप से भारत की नदी नहीं है, क्योंकि भारत में अन्य देशों के सहित है, क्योंकि बांग्लादेश में भी कुछ बहती है, कुछ की बात करेंगे तो ये तिब्बत क्षेत्र से निकल कर आती है, इसलिए मुख्य रूप से इसको भारत के कहना उचित नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखना। आप चलते हैं आगे, आप चलेंगे आगे तो क्या देखने को मिलता है, आगे देखेंगे तो कौन सा प्रश्न, इसको जरा ध्यान में रखेंगे, ठीक है। नोट, ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवाह भारत के साथ साथ अन्य देशों में भी है। भारत में ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई गंगा नदी की तुलना में कम है, इसलिए गंगा नदी को भारत में सबसे लंबी नदी माना जाता है, ठीक है। कौन सी नदी अधिकतम देशों के साथ गुजर, कौन सी नदी अधिकतम देशों के साथ गुजरती है, डेनव्यू नदी, ठीक है। डेनव्यू नदी की बात करेंगे तो बहुत सारे देशों के साथ गुजरती है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, ठीक है। डेनव्यू नदी का यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। पहली नदी की बात करेंगे तो वोल्गा है यूरोप के, दूसरा नंबर पे यही नदी आएगी। इस नदी का उद्गम कहाँ से होता है, डेनव्यू नदी का, तो जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट होता है। डेनव्यू नदी की बात करेंगे तो देखिए, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, कोर्सिया, सर्बिया, यूक्रेन, रोमानिया, मोल्दोवा, स्लोवाकिया, बुल्गारिया, कितने देशों से गुजरती है, बहुत सारे देशों की राजधानी जो है डेनव्यू नदी के तट पे ही आपको देखने को मिलता है, ठीक है। 6 या 7 या 8 देश है, ठीक है, मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट डाटा, लेकिन डेनव्यू नदी के किनारे बहुत सारे देशों की राजधानी भी बसी हुई है, ठीक है। पूर्वोत्तर भारत में स्थानांतरण कृषि को किस नाम से जानते हैं, ध्यान में रखेंगे, उसको झूम के नाम से जानते हैं, ठीक है। भारत के असम, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम आदि पूर्वोत्तर में स्थानांतरण कृषि को झूम के नाम से जाना जाता है। इस कृषि को स्लैश एंड बर्न कहते हैं। झूम को किस नाम से जानते हैं, स्लैश एंड बर्न के नाम से भी जाना जाता है। श्रीलंका में जो स्थानांतरण कृषि को चेना के नाम से जानते हैं, ठीक है। इंडोनेशिया में और मलेशिया में इसको लदांग कहते हैं। इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, कहीं से पूछेगा, बीपीएससी में पूछा है, ठीक है। इंडोनेशिया और मलेशिया में स्थानांतरण कृषि को लदांग के नाम से, श्रीलंका में चेना के नाम से, ठीक है। उत्तर पूर्वी भारत में झूम के नाम से, या फिर मतलब क्या, स्लेश एंड बर्न के नाम से। स्थानांतरण कृषि को मध्य अमेरिका में मिल्पा के नाम से बोलते हैं, ठीक है। म्यांमार में रे के नाम से, ठीक है, सॉरी वियतनाम में रे के नाम से, और ठीक है, म्यांमार में तुगया के नाम से। पश्चिमी अफ्रीका में स्थानांतरण कृषि को लेगान के नाम से जानते हैं। एक बार फिर से रिपीट करवा रहा हूँ, आप लोग भी मेरे साथ बोलिए, ठीक है। पूर्वोत्तर भारत में झूम, झूम का ही दूसरा नाम स्लेश एंड बर्न। श्रीलंका में चेना, इंडोनेशिया मलेशिया में लदांग, ठीक है। बात करेंगे मध्य अमेरिकी देशों में मिल्पा, वियतनाम में रे, और म्यांमार में तुगया के नाम से जानते हैं। फिर रिपीट कर रहा हूं, ध्यान, म्यांमार में तुगया के नाम से, म्यांमार में किस नाम से जानते हैं, तुगया के नाम से, ठीक है। मध्य अमेरिका में मिल्पा के नाम से, वियतनाम में रे के नाम से, इंडोनेशिया तथा मलेशिया में लदांग के नाम से, श्रीलंका में चीना के नाम से, स्लेश एंड वन के नाम से नॉर्थ ईस्ट में जाना जाता है। मुख्यतः झूम की खेती भी कहते हैं, ठीक है। क्या स्थानांतरण कृषि है, जो कि एक जगह पे किसी फिक्स नहीं होता, समय समय पे यहाँ पे क्या होती है, बदलाव होते रहती है। आप लोग इसे याद रखें, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, ठीक है। आगे चलेंगे, क्या प्रश्न है, स्टेट जावा द्वीप, ठीक है। डैश स्टेट जावा द्वीप के पूर्व, ठीक है, सुमात्रा को अलग करता है, तो कौन सा, ध्यान में, सुंडा, ठीक है। सुंडा गढ़ की बात करेंगे तो क्या करता है, तो सुंडा स्टेट जावा द्वीप समूह, ठीक है, और पूर्व जावा द्वीप समूह पूर्व में, और सुमात्रा को अलग करता है सुंडा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे क्या है, तो ध्यान में रखेंगे इसको, ठीक है। बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है।
सुंडा जल संधि इंडोनेशिया के जावा को सुमित्रा से अलग करती है तथा हिंद महासागर को जावा सागर से जोड़ती है। सुंडा जल संधि इंडोनेशिया के जावा को सुमित्रा से अलग करती है, हिंद महासागर को जावा सागर से जोड़ती है। मलक्का जल संधि की बात करें, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है मलक्का, तथा मलेशिया को सुमात्रा से अलग करती है। मलक्का जल संधि की बात करें, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है तथा मलेशिया को सुमात्रा से अलग करती है। कुक जल संधि की बात करें, न्यूजीलैंड के उत्तरी एवं दक्षिणी द्वीपों को अलग करती है। युकाटन की बात करेंगे तो मैक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप और क्यूबा से अलग होती है, ठीक है। तो युकाटन की बात करें, मैक्सियन के युकाटन प्रायद्वीप और क्यूबा को से अलग करती है। उस गहरी और सकरी घाटी को क्या भौगोलिक नाम दिया गया जिसमें नदियों, हवा, बारिश और विवर्तनिक गतिविधियों द्वारा अक्षय और कटाव से निर्मित खड़ी दीवारें होती है, ठीक है। उस गहरी और सकरी, ठीक है, घाटी को क्या भौगोलिक नाम दिया गया जिसमें नदी, हवा, बारिश और विवर्तनिक गतिविधियों द्वारा अक्षय और कटाव से निर्मित होती है, उसको क्या बोलते हैं? कैनियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको कैनियन बोलते हैं, ठीक है। अधिक गहरी और सकरी भी आकार की घाटी को गॉर्ज बोलते हैं। क्या बोलते? भी आकार की घाटी गॉर्ज बोलते हैं। गॉर्ज के विस्तृत रूप को कैनियन या फिर संकीर्ण नदी को कंदरा कहते हैं, ठीक है। किसी नदी एवं उसकी सहायक नदी में जल किसी नदी एवं उसकी सहायक नदी को जल नदी को बेसिन कहा जाता है। दो पहाड़ों के बीच गहरे भाग को जहां से नदी का प्रभाव होता है उसको क्या बोलते हैं? घाटी बोलते हैं, ठीक है। पाकिस्तान का कौन सा जनजाति वजरी नृत्य नामक पारंपरिक नृत्य करती है? उसको पश्तून बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पश्तून। पश्तून के अंतर्गत एक नृत्य है जिसको वजीरी नृत्य कहते हैं, ठीक है। पाकिस्तान में मुख्यतः बलूच, सिंधी, ठीक है, ब्राह्मणी, पश्तून, अफरीदी आदि जनजाति निवास करती है, ठीक है। बजरी नृत्य की बात करें, पश्तून जनजाति का पारंपरिक नृत्य है। सिंधी जनजाति छेज नृत्य प्रसिद्ध है। सिंधी में कौन सा? छेज। ढोल छाप पाकिस्तान की, ठीक है, ब्राह्विस जनजाति द्वारा किया जाता है। बलूच जनजाति लेबा नृत्य करती है। बलूच में लेबा। ढोल छाप की बात करेंगे ब्राहुरीस, ठीक है। सिंधी में छेज। बजीरी में बात करेंगे पश्तून। पृथ्वी के भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण के स्थान पे कोणीय दूरी का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, पृथ्वी के भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण के स्थान की कोणीय दूरी का वर्णन करने के लिए किन शब्द का प्रयोग किया जाता है? गोलार्ध, अक्षांश या फिर ध्रुव। क्या बोलते हैं उसको? तो उसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? अक्षांश बोलते हैं, ठीक है। तो भूमध्य रेखा के किसी भी स्थान की कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। ग्लोब पर उत्तर एवं दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश रेखा कहा जाता है। इंग्लैंड के ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाले काल्पनिक रेखा का 0 डिग्री देशांतर माना गया है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। पृथ्वी को 2 गोलार्धों को बांटा गया है, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त एवं 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को अंटार्कटिक, ठीक है। 66.5 डिग्री दक्षिणी को अंटार्कटिक, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक कहा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से पाकिस्तान के सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? तो ध्यान में रखें, इसको कराची बंदरगाह कहते हैं, ठीक है। ग्वाडर बंदरगाह पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में, जिसको किसने? चीन विकसित कर रहा है। केटी बंदरगाह पाकिस्तान के सिंध बंदरगाह में। कराची बंदरगाह पाकिस्तान के सबसे वेस्ट बंदरगाह है। कासिम बंदरगाह पोर्ट कासिम सिंधु डेल्टा पे स्थित है, ठीक है, कासिम बंदरगाह। बात करेंगे तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी का उत्पादन करने वाला सबसे उपयुक्त की बात, कपास के लिए सबसे बढ़िया, सॉरी चावल के लिए सबसे बढ़िया होता है, ठीक है। इसके लिए तो चावल के लिए सबसे बढ़िया होता है जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। बात करेंगे जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी भारत के उत्तरी मैदानी भाग, तटीय मैदानी क्षेत्रों में, प्रायद्वीपीय भारत की नदी बेसिन एवं डेल्टाई भागों में पाई जाती है। चावल, गेहूं, गन्ना, तंबाकू, कपास, जूट आदि की फसल जलोढ़ मिट्टी के उत्पादित की जाती है। जलोढ़ मिट्टी चावल की फसल के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। लेटेराइट मिट्टी चाय, कॉफी, काजू के लिए उपयुक्त। लेटेराइट चाय, कॉफी, काजू। चावल के लिए जलोढ़। चावल, गेहूं, गन्ना, तंबाकू, सब तंबाकू, कपास, जूट आदि के लिए जलोढ़ मिट्टी उत्पादित की जाती है। इसमें कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। पृथ्वी के बाद सबसे बड़े क्षेत्रों में आपको कितने प्रतिशत? 42-43% क्षेत्र में आपको जलोढ़ आपको देखने को मिलेगा। बात करें पृथ्वी के उष्मा से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? इसको क्या बोलते हैं? भूतापीय ऊर्जा करते हैं, ठीक है। पृथ्वी की उष्मा, पृथ्वी से जो प्राप्त करेंगे क्या बोलेंगे? भूतापीय। ज्वार से होगा टाइडल से, उसको ज्वारीय। सूर्य से होगा सौर ऊर्जा कहेंगे, ठीक है। तो भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी के आंतरिक परतों से रेडियोधर्मी तत्वों के विघटन एवं चट्टानी संतों के दबाव से उत्पन्न तापीय ऊर्जा है। सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होने वाली विकिरण से है। ज्वारीय ऊर्जा ज्वार भाटा के उठने और गिरने से प्राप्त ऊर्जा जो है वो कौन सा ऊर्जा है? तो ज्वारीय ऊर्जा है। बात करेंगे और क्या है तो और भी देखेंगे। बायोगैस या जैव ऊर्जा जैविक उत्पादों जैसे कृषि अपशिष्ट, प्राकृतिक वनस्पति, शहरी कचरे, अपशिष्ट पदार्थों से उत्पादित ऊर्जा है, ठीक है। दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन का किस राज्य में स्थित है? दरिंगबाड़ी, ठीक है। तो दरिंगबाड़ी की बात करेंगे तो कहाँ पे आपको? उड़ीसा में आपको दरिंगबाड़ी आपको देखने को मिलता है। मनाली हिमाचल में है। लेह की बात करें लद्दाख में सबसे ऊंचा हिल स्टेशन है। ऊटी की बात करें तमिलनाडु में। दार्जिलिंग की बात करें पश्चिम बंगाल में। गुलमर्ग की बात करेंगे जम्मू कश्मीर में। कुर्ग की बात करें कर्नाटक में। दरिंगबाड़ी की बात करेंगे, ठीक है, कहाँ? उड़ीसा में है, ठीक है, ध्यान रिपीट रखेंगे। करिए ना इसको, एक बार रिपीट और कर दीजिए। मनाली हिमाचल प्रदेश में,
लेह की बात करें लद्दाख में, ऊटी की बात करेंगे तमिलनाडु में, दार्जिलिंग की बात करेंगे पश्चिम बंगाल में, गुलमर्ग की बात करेंगे जम्मू कश्मीर में, मर्ग लग गया तो कश्मीर ही जाएगा, ठीक, कर्नाटक में कुर्ग मिलता है, ठीक है। और बात करें दरिंगबारी में, ठीक है, उड़ीसा, चलती की खंडाला, खंडाला कहाँ पे, ये भी एक हिल स्टेशन है, क्या मैं बोलूं, है ना गाना, खंडाला कहाँ है? हम्म? साउथ मुंबई में में खंडाला पड़ता है, नहीं, मुंबई में, मुंबई ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र में आपको खंडाला पड़ता है। इसी के साथ बात करेंगे तो आज का कहानी यहीं पे समाप्त होता है। पार्ट भी में अर्थव्यवस्था शुरू है, इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले उड़ीसा है वाला एक क्या न्यू कोई, तो देखने को शुरू मिला किया इसमें। जाएगा। क्या? उड़ीसा वाला एक न्यू मिला इसमें। दरिंगबाड़ी उड़ीसा में पड़ता है, दरिंगबाड़ी, ठीक है। इसी के तहत हमने बहुत ही बेहतरीन ढंग से, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से शॉर्ट फॉर्म में आपको रिवीजन करवाया, एग्जाम के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ज्योग्राफी का संपूर्ण डिवीजन आपका हुआ है, ठीक है। हम इसका एक प्लेलिस्ट बना देंगे।